क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और इसमें अभी तक क्या क्या देखा हमने बेटा? अभी तक हमने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल किस तरह का होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग हिस्सों को देखा हमने बक्कल कैविटी को देखा, हमने ईसोफेगस को देखा, हमने स्टमक को देखा, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स को देखा, हमने ड्यूडेनम को देखा, हमने जिजुरम को देखा, हमने इलियम को देखा, फिर देखा हमने कि इलियम कनेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन से। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट देखे हमने देखा सीकम क्या होता है, कोलोन क्या होता है, असेंडिंग कोलोन क्या है, ट्रांसवर्स कोलोन क्या है, डिसेंडिंग कोलोन क्या है, सिग्मॉइड कोलोन क्या होता है, उसको देखा हमने। रेक्टम को देखा हमने। फिर हमने एनस की बात की, एनल कैनाल के ऊपर भी बात की हमने। और हमने कुछ समस्याओं को जो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई समस्याएं थी उनके ऊपर भी हमने बात किया बेटा। ठीक है, तो ओवरऑल हम जो है वो एलिमेंट्री कैनाल को अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में हमें कोई डाउट नहीं है। हमको अच्छे से पता है कि ब्रूनस ग्लैंड कहां होती है, ऑर्बेक्स प्लेक्सस कहां मिलता है, मीसनर्स प्लेक्सस कहां मिलता है। ठीक है, फिर क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहन कहां पर होते हैं, गैस्ट्रिक पिट कहां पर होता है, ये सारी बातें हमने अच्छे से समझी हुई हैं बेटा। ठीक है, अब जब हमने लेक्चर का शुरुआत किया था बेटा, मतलब चैप्टर, जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था चैप्टर के शुरू में ही कि पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो चीजों पर बेस्ड है। एक तो है एक ट्यूब है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं, और साथ में एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। तो आज का जो लेक्चर है बेसिकली किस पर फोकस होगा बेटा? एसोसिएटेड ग्लैंड्स पर हम बात करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड को देखेंगे हम, ठीक है, और आगे जो है वो लिवर को देखेंगे, देन उसके बाद हम पैंक्रियास पर बात करेंगे हम। ठीक है ना? चलिए, तो एक काम करते हैं, ये तो मैंने आपको ब्रीफ आउटलाइन दी। अब हम क्या देख रहे हैं बेटा? हम देख रहे हैं कि हम अभी तक हम जो है, मैंने आपसे कहा था मैकेनिकल एनालॉजी की बात की थी। मैंने कहा था हमारा पाचन तंत्र जो होता है बिल्कुल एक फैक्ट्री के समान होता है कि असेंबली, फैक्ट्री में एक असेंबली लाइन होती है उसके समान होता है ये, और लगातार काम चल रहा होता है। तो हमने इसमें जो असेंबली लाइन थी वो पूरी समझ ली हमने, लेकिन साथ में जो जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, जो एडिशनल चीजें ऐड करनी पड़ती है, उसको हमें समझना है। ठीक है, क्लियर? तो एक काम करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन कर लें आपसे हम। तो पहले आप जो है वो मैं जो है वो, अब देखो मैं आपको एक लेवलिंग का डायग्राम दिया था ऑलरेडी। मैंने आपको ऑलरेडी एक लेवलिंग का डायग्राम दिया था, उसका भी मैं आपको आंसर कर दूंगा, तो वो आपने जरूर लेवल किया होगा बेटा होमवर्क के तौर पर। के आपको बताना है इस डायग्राम में कि जो आपको यहां पैकेट्स दिखाई पड़ रहे हैं, जो आपको ये पैकेट्स दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये फोल्ड्स पैकेट्स, ये क्या है? के नेम, इनका आपको नाम बताना है कि जो पैकेट आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो क्या है। के तीसरा आपको बताना है बेटा कि इसमें एक तो पैकेट्स के नाम क्या है बेटा के, और फिर आपको बताना है इसमें कि ये जो हिस्सा है कोलोन का, ये जो हिस्सा है जो इस प्रकार एस शेप में मुड़ रहा है, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? के ठीक है, क्लियर? एंड व्हाट आर दी फंक्शंस, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के कार्य क्या होते हैं? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? ठीक है ना? क्लियर? ये आपको बताना है। चलिए, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे मैं करने जा रहा हूं बेटा कि ये जो बैंड दिखाई पड़ रहा है हमको, इस बैंड को हम क्या कहते हैं? नेम ऑफ द बैंड। के नेम ऑफ द गिवन बैंड, के इसका नाम क्या है? ठीक है, और किस तरह का स्ट्रक्चर है ये, किससे बना होता है? के किस तरह का स्ट्रक्चर है ये बताना है आपको। के नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर बैंड, दिए गए बैंड का नाम बताइए, और किस तरह का स्ट्रक्चर है ये, मतलब किससे मिलकर बना होता है, किस तरह के फाइबर यहां पर होते हैं, कैसे बना होता है, ये आपको बतलाना है। के क्लियर? तो देखो बेटा, जो जो पढ़ा दिया है ना, एकदम अटेंटिव रहिए और दिमाग में रखिए उसको, क्योंकि मैंने आपसे हर लेक्चर, लगभग हर लेक्चर में आपसे एक बात मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि प्लीज फोकस कीजिए कि दिमाग में क्या जा रहा है। इस बात पर फोकस मत कीजिए कि लेक्चर में सबने क्या बताया, कितना नोट्स बनाया हमने। अरे दिमाग के अंदर नोट्स बनेंगे ना
तो एग्जाम में फोड़ के आप आएंगे के, और एमसीक्यू लगाइए, खूब सारे बेटा एमसीक्यू लगाइए के। जो आपके डीपीएस रिवीजन टेस्ट जो होते हैं ना बेटा, वो इसलिए होते हैं ताकि आप डीपीएस को एक बार रिवाइज कर लें आप, और बहुत सारे क्वेश्चन है, मुझे मालूम है इतना सारे डीपीएस रिवाइज नहीं कर सकते हैं, तो जो डीपीएस आपने ऑलरेडी लगा चुके हैं उनमें से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कितना रिकॉल कर पा रहे हैं हम, कितना याद रख पा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। चलिए अब ये पिछली क्लास में जो मैंने आपसे पूछा था वो जो फिगर, उसमें उसके हम आंसर देख रहे हैं बेटा, तो अब आप ये मत बोलना राइट हेपेटिक फ्रैक्चर और लेफ्ट स्प्लेनिक फ्रैक्चर में हमको कंफ्यूजन हो रहा है बेटा। ये जो डायग्राम जो है वो 3D डायग्राम है, तो जहां टर्न हो रहा है ना, ठीक है, वहां पर क्या है बेटा, वहां पर जो है वो हम देख रहे हैं राइट हेपेटिक फ्रैक्चर है, और यहाँ पे जो है वो राइट नीचे आ रहा है वो ट्रांसवर्स कोलॉन जो है वो डिसेंडिंग कोलॉन में कन्वर्ट हो रहा है, वहां पर जो है लेफ्ट स्प्लेनिक फ्रैक्चर प्रेजेंट होता है। बाकी सारी लेवलिंग आपने सही सही लगभग कर ली होंगी बेटा, ठीक है। अच्छा, क्या आप में से कोई बताएगा, वो ये ऐच्छिक क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये जो निकला हुआ है फैट का ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये जो एक फैट के समान एक पाउच बन के निकला हुआ बाहर, इस पाउच को क्या कहते हैं? देखिए कितने बच्चे बतलाते हैं, कितने कमांडोज को याद है ये कि ये पाउच याद है, लार्ज इंटेस्टाइन के स्पेसिफिक फीचर में से एक था, तो इस पाउच को क्या कहते हैं ये आपको बतलाना है। देख लीजिए एक बार ध्यान से बेटा, ठीक है, क्लियर, और पढ़ने में एकदम बेटा अटेंटिव रहिए। चलिए अब हम आ गए एनसीईआरटी का जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है लेवलिंग के लिए बेटा, याद रखना बेटा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसके लिए आप जो निश्चित तौर पे आप जो है बेटा जो है आपको क्या करना है, आपको जो वर्कबुक है, जो आपकी वर्कबुक है उसके डायग्राम को आपको जरूर लेवल करना है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। तो यहां पे हमने देखा, अब देखो हम क्या जानते हैं इसमें से, हम इसमें से माउथ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ओरल कैविटी के बारे में पढ़ चुके हैं, फेरिंग्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इसोफेगस के बारे में पढ़ चुके हैं, स्टमक के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ड्यूडेनम के बारे में पढ़ चुके हैं, जेजुनम के बारे में पढ़ चुके हैं, इलियम के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिर असेंडिंग कोलॉन पढ़ चुके हैं, लेवल कराओ, ट्रांसवर्स कोलॉन पढ़ चुके हैं हम, डिसेंडिंग कोलॉन पढ़ चुके हैं हम, रेक्टम पढ़ लिया हमने, एनस पढ़ लिया हमने, सीकम भी पढ़ लिया हमने, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब क्या नहीं पढ़ा हमने, क्या नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा है अभी सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, मतलब जो बक्कल कैविटी से एसोसिएटेड ग्लैंड से, इनको अभी हमने नहीं पढ़ा है। नंबर एक मैंने कहा ये हो गई हैं आपकी सलाइब्री ग्लैंड्स, ये क्या है बेटा, ये हैं सलाइब्री ग्लैंड्स जो बक्कल कैविटी से इनका कनेक्शन है, वहां पर हमने क्या ग्लैंड्स थी उनको डिटेल में अभी हमने नहीं पढ़ा, ठीक है ना। फिर क्या नहीं पढ़ा हमने लिवर और गॉल ब्लैडर, इन दोनों के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। देखो मेन चीज है लिवर, गॉल ब्लैडर तो केवल थैली भर है जो कि लिवर के सिक्रेशन को इकट्ठा करती है बेटा, है ना, इसको नहीं पढ़ा हमने। और क्या नहीं पढ़ा हमने, पेंक्रियास, मतलब तीसरी एसोसिएटेड ग्लैंड क्या है, पेंक्रियास, इसको हमने नहीं पढ़ा है बेटा, क्लियर, ठीक है ना। मतलब अब हमको क्या पढ़ना है, हमारा फोकस किस चीज पे बेटा, हमारा फोकस है सलाइब्री ग्लैंड्स पे, और सलाइब्री ग्लैंड कौन सी, देखो अरे डायग्राम देखो ना, मैं अलग से कुछ थोड़ी ना बतला रहा हूं, डायग्राम ही तो बतला रहा हूं, उनके पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड है और सब लिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है, ये सलाइब्री ग्लैंड्स हो गई। फिर लिवर इज ए ग्लैंड, बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड लिवर है, ठीक है, लिवर से एसोसिएटेड है गॉल ब्लैडर जो थैली के समान है, बाइल इकट्ठा करता है, देन पेंक्रियास, ठीक है, इनको पढ़ेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं हम सलाइब्री ग्लैंड से, कि सलाइब्री ग्लैंड से हम जो है वो कहानी को शुरू करते हैं। अब कुछ बातें दिमाग में डाल लेना चाहिए। आप देख रहे हो कि मैंने जानबूझ के ये वाला फोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूं बेटा, कि ये एक क्या बतला रहा है, ये फोटोग्राफ साफ साफ बतला रहा है कि जो लेफ्ट साइड है वही राइट साइड है, जो राइट साइड है वही लेफ्ट साइड है, मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन पेयर, जोड़े में होती हैं बेटा, 3 पेयर होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातें याद रखना है, ठीक है। और सबसे यदि हम बॉडी में देखें तो हमारे जो है वो सबसे पहले ने ऊपर से फ्रॉम हेड टू टो जाने पे सबसे पहले जो ग्लैंड हमको दिखाई पड़ती वो है पैरोटिड ग्लैंड है, जो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी ग्लैंड है, जो कि जस्ट एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस, जो मेडिकल टर्म है, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस के पास होती है, मतलब कान के ठीक नीचे ने ईयर जो उभरा होता है ये वाला, इसके ठीक नीचे यहां पाई जाती है, जो ईयर है ना बेटा, इसके यहां पे एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस के ठीक नीचे होती है, मतलब जस्ट बिलो दी ईयर ये वहां पर पाई जाती है। सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। फिर क्या देख रहे हैं आप, जो जीभ के नीचे प्रेजेंट है वो क्या है, वो सबलिंगुअल ग्लैंड है, जो जीभ के नीचे प्रेजेंट है, और जो मैंडिबल वाले हिस्से में प्रेजेंट है वो मैंडिबुलर ग्लैंड है। चलिए देखते हैं हम एक एक करके, ठीक है। फिर अब देखो
ये तो सलाइवरी ग्लैंड। अब दूसरी ग्लैंड कौन सी पढ़ना, लिवर। अब लिवर की लोकेशन क्या होती है, मालूम है कि राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में हमको लिवर देखने मिलता है, ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से नीचे हमको लिवर देखने मिलता है, ठीक है। फिर पैंक्रियास की बात करें तो पैंक्रियास कहां पर फिट था, याद है आपको, मैंने कहा था ड्यूडेनम सी शेप होती है और ड्यूडेनम की कॉन्केविटी के अंदर हेड ऑफ पैंक्रियास फिट होता है, याद है ना। ये सब बातें हमने की हुई है बेटा, कि जो है ड्यूडेनम जो है वो सी शेप होता है और इसमें हेड ऑफ पैंक्रियास अपने आपको ऐसे जो इसमें फिट कर लेता है, याद है ना, हमने डायग्राम भी बनाया था इस प्रकार ही, है ना, ठीक है। चलिए, तो अब क्या बात करना है हमें बात करना है सलाइवरी ग्लैंड पे बात करना है, लिवर पे बात करना है, हमें गॉल ब्लैडर को समझना है, हमें पैंक्रियास समझना है। ये वाला पूरा हिस्सा हम ऑलरेडी देख चुके, कवर कर चुके हैं हमके। अब देखो बेटा, जो सलाइवा है, लार है, यदि अब सुनिए, पहले हम एक काम करते हैं, ब्रीफ जो है वो एक ओवर व्यू लेते हैं इसका कि ये क्या पर्पस क्या है इसका। देखो, जैसे आपने भोजन को मुंह में लिया आपने, तो उस भोजन को जो है वो चबाना पड़ेगा, छोटे छोटे हिस्सों में क्रश करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रश करने के दौरान फूड को लुब्रिकेट करना पड़ेगा, जिससे कि भोजन को आप निगलोगे तो वो इसोफेगस में फंस ना जाए, आसानी से आगे बढ़ जाए वो। तो उस लुब्रिकेशन में सलाइवा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सलाइवा के अंदर होता है म्यूसिन, जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। फिर जो स्टार्च है, स्टार्च का पचना, स्टार्च का पाचन बक्कल कैविटी से ही शुरू हो जाता है। तो सलाइवा के अंदर क्या होता है, लार के अंदर सलाइवरी एमाइलेज होता है, जो स्टार्च को पचाने की शुरुआत कर देता है, ठीक है। और सलाइवा को मैं को मालूम है कि फूड इस आदमी ने खाया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई खतरनाक बैक्टीरिया फूड के अंदर हो। तो पहले राउंड में, बहुत इफेक्टिव तो नहीं है तरीका ये, लेकिन पहले राउंड में जो सलाइवा होता है वो लाइसोजाइम एंजाइम भी रिलीज होता करता है। उस सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है जो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है और वो बैक्टीरिया के सेल वॉल को डैमेज करता है। इसके अलावा इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए सलाइवा के अंदर IgA होता है, इम्यूनोग्लोबिन ए होता है, जो लार के अंदर जो है वो एक प्रकार से जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में रोल प्ले करता है। मतलब सलाइवा इम्यूनिटी के लिए भी काम कर रहा है भाई, लाइसोजाइम प्रेजेंट है, इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट है, पाचन का भी काम कर रहा है, सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट है, फिर लुब्रिकेट कर रहा है फूड को, म्यूसिन प्रेजेंट है, वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। तो फूड को नम करना, सॉफ्ट करना और उसमें से स्टार्च को पचाने की शुरुआत करना, ये बक्कल कैविटी में हो चुका होता है, ठीक है। फिर इसोफेगस में आए तो भोजन का निवाला जो निगला, आपने उसको क्या बोला, आपने उसको आपने बोल दिया बोलस। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए हम बोलस वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलस कहा हमने, ठीक है। फिर क्या हुआ उसके बाद फूड पहुंचा स्टमक में, स्टमक में उसको एसिड में मिलाया और जितने बैक्टीरिया थे, खतरनाक बैक्टीरिया थे, उनको मार दिया गया। उनको के एसिडिक पीएच था, वहां पर बैक्टीरिया का बचना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो वहां पे फूड को प्रोसेस किया गया, एसिड काइम बोल दिया फूड को। स्टमक के अंदर प्रोटीन के पचने की शुरुआत होती है, स्टार्च स्टमक में नहीं पचता है, प्रोटीन के पचने की शुरुआत होती है। छोटे बच्चों में गैस्ट्रिक लाइपेज जो है मिल्क के फैट को पचाने में रोल प्ले करता है। छोटे बच्चों में रेनिन एंजाइम जो है वो मिल्क के प्रोटीन कैसिन, मिल्क का प्रोटीन होता है कैसिन, उसे पचाने में वो हेल्प करता है, ठीक है, क्लियर। तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि स्टमक के अंदर जो है एसिड काइम बन गया, ड्यूडेनम में डाला। अब ड्यूडेनम में जैसे ही पहुंचा वो ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम में मालूम चला कि सिक्रेटिन निकला वहां से और ड्यूडेनम ने बोला कि भाई एसिडिक एनवायरनमेंट के साथ में भोजन अंदर आ चुका है, तो पहला तो काम करो कि एनवायरनमेंट ठीक करो, इसका एसिड न्यूट्रलाइज करो। अब एसिड न्यूट्रलाइज कैसे होगा, उसके लिए बाइकार्बोनेट आयन चाहिए, उसके लिए वाइल चाहिए, ठीक है। तो जो सिक्रेटिन निकला उसने क्या किया, उस हार्मोन ने पैंक्रियास पर जाकर काम किया, पैंक्रियास ने बाइकार्बोनेट आयन और डाइजेस्टिव जूस को रिलीज कर दिया। कोलसिस्टोकाइनिन निकला जिसने गॉल ब्लैडर को जाकर इंड्यूस किया, गॉल ब्लैडर ने लिवर से जो वाइल आया था उसको इकट्ठा किया गॉल ब्लैडर ने और पंप कर दिया, उसको भेज दिया आगे उसने। तो वाइल ने एल्कलाइन पीएच था, बाइकार्बोनेट्स भी आ चुके थे, वाइल भी आ चुका था, और इसने क्या किया, वहां का पीएच जो है वो एल्कलाइन पीएच कर दिया और एसिड इफेक्ट को खत्म कर दिया। यदि लिवर ना हो तो आपको बता दूं मैं, लिवर ना होना तो बॉडी जो है वो हम सरवाइव नहीं कर सकते। हेपेटिक कोमा यानी लिवर अचानक से लिवर काम करना यदि बंद कर दे तो व्यक्ति की इमीडिएट डेथ आती है। जो साधारण सी मेडिसिन, सुनिएगा बात को ध्यान से, जो साधारण सी मेडिसिन आप चलते फिरते खा लेते हैं ना, क्रोसिन, कैल्पॉल, पैरासिटामॉल, उस मेडिसिन का यदि डोज ज्यादा हो जाए, उस मेडिसिन पे लिखा होता, पढ़िएगा ध्यान से, उसका डोज यदि ज्यादा हो जाए तो लिवर सडनली काम करना बंद कर देता है, हेपेटिक कोमा की कंडीशन आती है और व्यक्ति मर जाता है। आई बात समझ में।
जो भी अल्कोहल है, जो भी मेडिसिन है, वो सब लिवर प्रोसेस करता है, और लिवर जो है वो हर चीज जो आपकी बॉडी में जा रही पहले लिवर से गुजरती है, और लिवर ही जो है आपकी बॉडी की सुरक्षा करता है कि बॉडी में कहां क्या भेजना है, किसको स्टोर करना है, किसको किधर भेजना है। लिवर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोई साधारण ग्लैंड नहीं है। जो सबसे बड़ी ग्लैंड बॉडी में है तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस होगा, तब तो सबसे बड़ी ग्लैंड है वो। लिवर ही हमारी बॉडी में ऐसा जो रीजनरेट कर सकता है, मतलब जिसको डैमेज होने का खतरा अधिक होगा उसको भगवान ने पावर दिया रीजनरेट होने का, तो लिवर के पास वो पावर है। पेंक्रियास बोलता है कि भाई देखो कुछ भी खाया है, हम वो सारे एंजाइम बना देंगे जो न्यूक्लिक एसिड को भी पचा देंगे, जो स्टार्च को भी पचा देंगे, प्रोटीन का पूर्ण पाचन कर देंगे, और जो भी कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड जो भी प्रेजेंट है फूड में, सबको डाइजेस्ट करने की क्षमता जो है वो पेंक्रियाटिक जूस में होती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है। तो ग्लैंड्स के बड़े मायने हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं बेटा इसमें हमके। ठीक है, एक एक करके हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, हमने लिखा कि डाइजेस्टिव ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड होती है। क्या क्या होती है? ये होती है सलाइवरी ग्लैंड होती है, लिवर होता है, पैंक्रियास होता है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, लिवर बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। पैंक्रियास हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है, मतलब पैंक्रियास का एक हिस्सा ऐसा होता है जो एंडोक्राइन के रूप में काम करता है, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वे अपने सिक्रीशन, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वे अपने सिक्रीशन सीधे ब्लड में डाल देती हैं। ठीक है, और ऐसे सिक्रीशन करते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो पैंक्रियास का एक हिस्सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और वो हार्मोन क्या है? इंसुलिन है, ग्लूकेगॉन है, जो बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो। फिर पैंक्रियास का दूसरा हिस्सा एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाता है बेटा, इसलिए चूंकि इसमें दोनों हिस्से होते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं इसको। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक की वॉल में होती है, गैस्ट्रिक पिट के अंदर होती है। हमने पढ़ा ऑलरेडी कि ऑक्जेंटिक सेल होती है, चीफ सेल होती है उसमें, क्या याद है? फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती है वे कहां होती है? वो भी क्रिप्स ऑफ लिवर को हमने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। ये भी हमने पढ़ा हुआ अच्छे से बेटा के। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी कुछ ग्लैंड्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सीक्रेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं उसको हम। सक्कस एंटेरिकस इज द सीक्रेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना। गैस्ट्रिक जूस किसको बोलते हैं? स्टमक के सीक्रेशन को गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ठीक है ना बेटा, क्लियर? चल, अब आप में से किसी बच्चे ने मुझे बार बार स्पैमिंग भी किया उसने, और बार बार उसने जो है वो मैसेज भी भेजा उसने कि सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, बच्चों का क्यों समय खराब करते हो, बच्चों का टाइम सेव करो, हमें पीडीएफ प्रोवाइड कर दो। एक काम करता हूं बेटा, पीडीएफ नहीं, मैं तुम्हारी जगह एग्जाम देने चले जाता हूं। अरे भाई थोड़ी तो मेहनत करो, कलम नहीं चलाओगे कैसे काम चलेगा? मैं कह रहा हूं ना, एनसीईआरटी साथ लेके बैठी, एक्स्ट्रा पॉइंट को नोट कीजिए आपके। तो ये आप यदि इसको क्लास नहीं समझेंगे, आप इसको सोचेंगे आपकी ये तो यूट्यूब चैनल है, हम सर पढ़ा रहे हैं, सर से बोले सर पीडीएफ दे दो, सर डांस कर दो, सर जो है मेरी जगह चले जाओ, सर मेरे हाथ पैर दबा दो, तो भैया सर आ जाएंगे क्या? थोड़ा मेहनत करो, शर्म करो भाई। मेहनत नहीं करोगे, कॉपी पेन पे नहीं चलाओगे, थोड़ा एफर्ट नहीं करोगे तो कैसे? मैं कह रहा हूं आपने अपने हाथ से कुछ लिखा है ना बेटा, नोट्स बनाए ना, वो आपको जल्दी याद होता है बजाय किसी पीडीएफ के। ऐसे पीडीएफ काहे मांगते हो भाई? आपकी रेफरेंस बुक में सब लिखा हुआ है, आपकी एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है, वो मार्केट में जो है वो नोज टिप, ईयर टिप, फिंगर टिप कितनी किताबें चलती हैं उनमें सब लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है वो दिनेश की बुक, प्रदीप की बुक, रमेश की बुक, सुरेश की बुक, के लाला राम स्वरूप की बुक, ठीक है ना, बहुत किताबें चलती है, सब में सब लिखा हुआ है। तो काय का पीडीएफ? प्रिंटेड मटेरियल मिल रहा है ना मार्केट में, ले लो उसको। थोड़ा कलम चलाओ, शर्म करो बेटा, स्टूडेंट हो इसलिए एफर्ट करो। जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे ना, याद रखिए ये बात मैं कहता हूं शॉर्ट में नोट बनाओ, लेकिन जब तक आप कलम से रजिस्टर पे सीरियसली लिखेंगे नहीं ना, तो क्लास का मजा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा आपको, और रिजल्ट भी नहीं मिलेगा बेटा, प्लीज, है ना। ठीक है, स्पैमिंग करना बंद कर दीजिए इस तरह की चीजों पर। ठीक है, जो भी सिस्टम है बायोमेट्रिक्स का वेल प्रूवन है, टाइम प्रूवन सिस्टम है, और ये हम सालों से करते आ रहे हैं, मुझे मालूम है रिजल्ट मिलता है बेटा, इसलिए प्लीज फॉलो कीजिए। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड में बात करते हैं। तो 3 पेयर्स हैं। कौन कौन सी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड है बेटा? पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये सलाइवरी ग्लैंड होती है। क्या? ठीक है, ये है लिवर देख रहे हैं, ये है पैंक्रियास के। तो चलो एक काम करते हैं, पहले हम सलाइवरी ग्लैंड से शुरुआत करते हैं। 3 पेयर्स, ठीक है। हमने क्या कहा आपसे बेटा? हमने, चलिए हाँ ठीक है, हमने कहा आपसे कि ये कितनी होती है बेटा? ये होती है 3 पेयर्स के, दीज आर दी 3 पेयर्स। ठीक है, अब इनकी लोकेशन एमसीक्यू आता है बेटा, एग्जाम में कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि एमसीक्यू के लोकेशन पे, किस पे, कहां पाई जाती है?
देखो सलाइवरी ग्लैंड में क्वेश्चन कहां से आता है, लोकेशन पे आता है, इनकी डक्ट पे आता है, इनके सिक्रीशन में पार्टिसिपेशन पे आता है, कितना परसेंट सिक्रेट करती है, क्या रिलीज करती है, उस पे आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमने देखा, हमने कहा पैरोटिड ग्लैंड कहां होती है बेटा, पैरोटिड ग्लैंड होती है, इट इज लोकेटेड नियर चीक, गाल के पास, साइड ऑफ द फेस, यहां होती है। ठीक है ना, साइड ऑफ द फेस होती है, बिलो द ईयर, कान के ठीक नीचे होती है। ठीक है ना, इसीलिए जब कभी मम्स होता है, मम्स एक वायरल डिजीज है, मम्स एक वायरल डिजीज है जो कि मम्स वायरस होता है, जब कभी मम्स होता है ना तो पैरोटिड ग्लैंड फूल जाती है, तो ये जो कर्वेचर है ना, ये साइड से ये दिखाई पड़ रहा है आपको, के ये जो होता है ना हमारा हिस्सा है, ये हिस्सा खत्म हो जाता है, ये पूरा ऐसा खत्म मतलब होता है ये दिखाई नहीं पड़ता, ये फूल जाता है पूरा। के इससे बोलते हैं हैमस्टर, देखा आपने, एक एनिमल होता है उसका पूरा गला फूला होता है, तो ये पूरा फूल जाता है हिस्सा, दिखाते चलिए आपको इमेज हम। ठीक है, चलो, तो पैरोटिड ग्लैंड कहां होती है, गाल में होती है, आपके फेस के साइड में होती है, जस्ट बिलो द ईयर होती है। सब लिंगुअल ग्लैंड जो है वो आपकी टंग के नीचे होती है। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहां होती है, लोअर जॉ में होती है, कि लोअर जॉ में मैंडिबुलर वाले हिस्से में हमको देखने मिलती है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके देखिए ध्यान से। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफ जो आपको बता रहा है कि पैरोटिड ग्लैंड देख रहे हैं आप, दिस इज द पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, देख रहे हैं आप, आपके गाल वाले हिस्से में है, कान के ठीक नीचे प्रेजेंट है, आपके चेहरे के साइड में है, दिस इज दी पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है ना, फिर आप देख रहे हैं सब लिंगुअल ग्लैंड, देखिए जीभ के ठीक नीचे है, फिर लोअर जॉ के पास में क्या है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड दिखाई पड़ रही है आपको, है ना बेटा। और देखो ये फेशियल नर्व जो है वो सब जगह पे सप्लाई कर रही होती है, कि इसलिए वेल्स पाल्सी, जो फेशियल नर्व का पैरालिसिस होता है उसे वेल्स पाल्सी कहते हैं, उसमें मुंह सूखने लगता है, सलाइवा का सिक्रेशन अफेक्ट कर जाता है उसमें, क्या बोलते हैं उसको, बेल्स पाल्सी। ठीक है ना, जिसमें कि जो है वो फेशियल नर्व जो है वो पैरालाइज कर जाती है, काम नहीं करती है। ठीक है, ठीक है, अभी इतना डिटेल में नहीं जाना, हमको बता रहा जानकारी के लिए। तो पैरोट देखो, अब अलग व्यू देखो आप, पैरोटिड ग्लैंड देख रहे हैं आप, कान के ठीक नीचे, गाल में, चेहरे के साइड में हमको दिखाई पड़ रही है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड वो लोअर जॉ में दिखाई पड़ रही है, और सब लिंगुअल ग्लैंड हमको जीभ के ठीक नीचे दिखाई पड़ रही है। ठीक है ना, हमने डिसेक्शन करके इसको दिखाने की कोशिश की आपको। जब मेडिकल कॉलेज पहुंचोगे ना तो ये सारी ग्लैंड्स आप खुद डिसेक्शन करेंगे और आप निकाल के हाथ में देखेंगे उनको। जो कैडेवर होता है, डेड बॉडी होती है मेडिकल कॉलेज में, उसमें डिसेक्शन करना होता है, और वो डिसेक्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और वहीं से हम समझ जाते हैं कि आपको बता दूं मैं, वहीं से एक डॉक्टर जो मेडिको है, वहीं से पता चल जाता है कि वो सर्जरी में जाएगा या मेडिसिन में जाएगा। जैसे मैं हूँ, आई एम नॉट वेरी गुड एट डिसेक्शन, मतलब मुझे जानना, लेकिन मुझे करने में बड़ा हेजिटेशन होता था, मुझे बहुत सारे वॉइसेस मेरे दिमाग में थे कि नहीं भाई, भले डेड बॉडी हो लेकिन होता ना है तो ह्यूमन चेहरा दिखाई पड़ कुछ के पता नहीं, समहाउ मतलब मुझे डिसेक्शन जो है वो ऐसा लगता था कि जल्दी से फर्स्ट ईयर निकले, फिर ये सब काम नहीं करना पड़े। तो वहीं से मालूम चलेगा कि अब मैं सर्जरी में तब उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाऊंगा, मुझे जो है वो मेडिसिन में ही जाना पड़ेगा। और मेरे कुछ दोस्त जो अच्छे टॉप के सर्जन हैं अभी, वो क्या करते थे, वो एक एक चीज को, एक एक नर्व को निकालेंगे, एक एक चीज को बड़े ध्यान से निकालेंगे। कोई बारीक सी नर्व के बारे में लिखा है तो उसको ढूंढेंगे अंदर कि ये नर्व दिख नहीं रही हमको, सर कहाँ है। तो वहां से शुरुआत होती है कि सर्जन बनने की। ठीक है, आप में से किसी ने पूछा भी था कि सर आप सर्जन क्यों नहीं बने, आप मेडिसिन में क्यों गए, आप फिजिशियन क्यों बने आप। तो भाई अपने अपने इंटरेस्ट की बात है कि किसको क्या अच्छा लगता है। मुझे पढ़ाना, नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है, और मेडिसिन वाले डॉक्टर को हमेशा अपडेट रहना पड़ता है, लगातार दवाओं की जानकारी रखनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है। सर्जन वाले को, या डॉक्टर जो होते हैं, सर्जरी वाले डॉक्टर जो है वो बड़े कठोर, मतलब उनका डिटर्मिनेशन, उनका हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही तगड़ा होता है उनका। घबराते नहीं देख के, उनके बॉडी क्रश है, डैमेज है, घबराते नहीं, जोड़ लेते हैं। मतलब मैं हमेशा जब भी कभी किसी सर्जन को देखता हूं, अपने आप को उसके सामने मैं कम पाता हूं, आपके सामने स्वीकार कर रहा हूं मैं। जब भी किसी सर्जन को देखता हूं, उससे सुनता हूं, तो मैं अपने आप को कम पाता हूं, और मुझे कई बार लगता है कि शायद मेरा जो है वो कैलिबर, या मेरा जिसे बोलेंगे ना कि जिसे ओरिएंटेशन उस तरफ था नहीं। अदरवाइज आई ऑलवेज फील दैट कि दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। ठीक है, सर्जरी इज समथिंग, मतलब जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, तो अभी आप लोग मेहनत कीजिए ना, अच्छे सर्जन बनिएगा, अच्छे फिजिशियन बनिएगा आप। ठीक है,
चलिए अब सलाइवरी ग्लैंड में आते हैं बेटा। तो ये जो ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड, दिस ग्लैंड्स सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के ठीक आउटसाइड होती है, इनसाइड नहीं होती, सब आउटसाइड है, ठीक है। सीक्रेट सलाइवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में ये सलाइवरी जूस को सीक्रेट करती हैं, ठीक है, क्लियर। फिर पैरोटिड ग्लैंड देखा हमने, सबलिंगुअल ग्लैंड देखा हमने बेटा, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड को देखा हमने, ठीक है ना बेटा। सब मैंडिबुलर ग्लैंड का डक्ट दिखाई पड़ रहा है, सबलिंगुअल के डक्ट जो है कई सारे डक्ट दिखाई पड़ रहे हैं, पैरोटिड का एक बड़ा सा डक्ट भी हमको दिखाई पड़ रहा है। हर एक डक्ट का अपना एक स्पेसिफिक नेम है, वो आपको याद रखना है बेटा, ठीक है, कि वाटर्स डक्ट क्या है, रिविनस डक्ट क्या है, क्या ये सब हमको पता होना चाहिए। चलिए तो पहले बात करते हैं हम पैरोटिड ग्लैंड पे। और देखो बेटा मैं जो पढ़ा रहा हूं यहां पर, इसमें से कई सारी चीजें, इसमें से कई सारी बातें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, पर यकीन मानिए ये बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी छिपा हुआ है, इसलिए प्लीज जो पढ़ा रहा हूं उसे पढ़ लेना। आप खुद कोई एमसीक्यू बुक उठा के देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, आपको क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। इस बात का इंडिकेशन है कि जो हम पढ़ रहे हैं ना वो जरूरी है कि एग्जाम के कंपटीशन को देखते हुए बेटा, ठीक है, एग्जाम में जो कंपटीशन उसको देखते हुए जरूरी है, ठीक है। चलिए पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है, पहला तो एमसीक्यू यही बन जाता है। सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है? पैरोटिड ग्लैंड होती है बेटा, ठीक है। कहां मिलती है? दूसरा एमसीक्यू ये बनता है कि कहां प्रेजेंट है, ये भी एमसीक्यू आपको मिल जाएगा बुक के अंदर के। लाइज ऑन द साइड ऑफ द फेस, चेहरे की साइड में किनारों पर होती है, जस्ट बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर, के कान के ठीक नीचे आगे तरफ होती है, ठीक है, तो याद रखना आपको के। फिर पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट को क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन डक्ट कहते हैं इसको हम, जो पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट होती है। ये भी अगला एमसीक्यू है। ये सारी लाइनें, जितनी लाइनें मैं आपको दिखाता हूं बेटा प्रेजेंटेशन में, वे सब एमसीक्यू हैं, याद रखना इस बात को। क्या मेरा जो प्रेजेंटेशन है किसी बुक को, किसी जो मेरा जो प्रेजेंटेशन है पीपीटी है, वो किसी किताब को उतार कर नहीं बनता है, वो एमसीक्यू को देखकर उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन बनता है। इसलिए लेक्चर से बाहर कुछ नहीं आता है, जो लेक्चर में पढ़ाया वही एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। एक्सटेंशन डक्ट, पैरोटिड डक्ट ओपन्स इनटू द वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल क्या होता है भूल गए, ठीक है, तो भूला ना करो दादा, याद है ना मैंने कहा था बक्कल कैविटी और जो चिक के बीच में जो खाली जगह है वो क्या है, वो वेस्टिब्यूल के। तो वेस्टिब्यूल में जो है वो पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है, एक्सटेंशन डक्ट बोलते हैं, वो ओपन करती है अपोजिट टू दी अपर सेकंड मोलर टीथ, अपर सेकंड मोलर टीथ के ठीक अपोजिट साइड, ठीक है, उसके सामने खुलती है वो, क्लियर, आई बात समझ में, ठीक। फिर ये जो ग्लैंड होती है, ग्लैंड को देखोगे, इट इज ए फ्लैटेंड येलोइश सलाइवरी ग्लैंड होती है, कि फ्लैट होती है, राउंडेड ग्लोबुलर नहीं होती, फ्लैट ग्लैंड होती है, येलोइश, क्योंकि गाल के साइड में बेटा येलोइश सलाइवरी ग्लैंड होती है। और इट इज प्रीडोमिनेटली ए सीरस ग्लैंड, के इसका जो फ्लूइड होता है उसमें वाटरी फ्लूइड होता है, जिसमें एंजाइम होता है टाइलिन, सलाइवरी एमाइलेज होता है। एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, ये प्रीडोमिनेटली मुख्यतः सीरस। देखो बेटा जब मैंने बोला प्रीडोमिनेटली सीरस ग्लैंड, मतलब सीरस टाइप का सिक्रेशन है, मतलब उसमें फ्लूइड कंटेंट उसके अंदर ज्यादा होगा, ठीक है। और जो एक्सटेंशन डक्ट होती है ये 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। पैरोटिड ग्लैंड का जो इन्फ्लेमेशन होता है, वायरस के इन्फेक्शन उसे मम्स कहते हैं। अगेन एन एमसीक्यू, फिर से एक एमसीक्यू बेटा, ठीक है। एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम क्या होता है? टाइलिन, दूसरा एमसीक्यू है। दिस इज ऑल्सो एन एमसीक्यू, कि सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम क्या होता है? टाइलिन होता है। या टाइलिन का नाम क्या होता है? असली नाम सलाइवरी एमाइलेज होता है। कि टाइलिन कहां से निकलता है? तो पैरोटिड ग्लैंड से निकलता है, ठीक है ना। एक्सटेंशन डक्ट कितनी लंबी होती है? 5 सेंटीमीटर लंबी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखो ये है पैरोटिड ग्लैंड, देख रहे हैं आप, ठीक, गाल के आपके चेहरे के किनारे पर फ्लैट होती है, कान के सामने नीचे तरफ होती है ग्लैंड ये, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ये है एक्सटेंशन डक्ट, इसको ऐसे करते हैं हमने कहा है ये एक्सटेंशन डक्ट, ठीक है ना, क्लियर। पैरोटिड डक्ट भी कहते हैं इसको बेटा, है ना। कहां खोल रही है ये? मोलर टीथ के, सेकंड मोलर टीथ के ठीक अपोजिट, देखो ना बेटा, है ना। जो अरे लिखते हो उसको कम से कम देख तो लिया करो, क्रॉस वेरीफाई तो कर लिया करो, हाँ ठीक है, ये दिखाई पड़ता है। हाँ देखो बेटा एक बात और मैं आपको बता दूं, छोटी सी बात मुझे आपको और बतानी थी कि जो है हाँ ठीक है, आपने देखा होगा निधि मैडम ने आपका लेक्चर लिया था, न्यूट्रिशन के ऊपर आपका लेक्चर लिया है ना बेटा, बहुत अच्छा लेक्चर लिया उन्होंने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड को बताने में उन्होंने जो है वो अपोजिट बोल दिया उसको, ठीक है ना।
विटामिन B3 B5 के बीच में जो नाम था, जो चार्ट उन्होंने लिया, वो उन्होंने मेडिकल की किताब से चार्ट लिया उन्होंने, और मैंने उनको बोला भी था कि मेडिकल की किताबों से कोई भी कंटेंट मत लीजिए, को कारण ये कि मेडिकल किताबों में कई चीज़ें पुरानी ओल्ड कॉन्सेप्ट पे होती है, चेंज नहीं होती ना वो चीज़ें के। तो अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग लीजिए, तो उसमें दो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक हुई, तो कई बच्चों ने उसको हाईलाइट भी किया। मैं कहता हूँ बेटा, पूरे 1 घंटा 40 मिनट का लेक्चर कोई पहली बार कैमरे के सामने जब रिकॉर्ड करता है ना, तो बहुत करेज चाहिए उसके लिए, बहुत हिम्मत चाहिए। सी इज डैम टैलेंटेड, गोल्ड मेडलिस्ट। लेकिन क्या होता है, कैमरे के सामने जब आप आते हैं ना, अकेले पढ़ा रहे होते हैं, कैमरे के सामने होते हैं, आपको पता होता है इतने सारे हजारों बच्चे दिखेंगे, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्टअप हो जाता है, और वो बहुत कठिन काम होता है एक्चुअली। हमारे यहाँ तो पूरा स्टूडियो, पूरा सेटअप वैसा होता है, तो उसके सामने रिकॉर्ड करने में कई बार जो है आदमी मतलब वो कुछ का कुछ बोल जाता है कई बार के। हालांकि मैडम ने बहुत अच्छा पढ़ा, आउटस्टैंडिंग पढ़ाया निधि मैडम ने, लेकिन दो छोटी छोटी मिस्टेक उसमें हुई हैं, तो मैंने करेक्ट भी कर दिया आपको कि बेटा एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड में, एसेंशियल एमिनो एसिड आपको एसेंशियली डाइट में चाहिए होते हैं, नॉन एसेंशियल जो है बॉडी खुद से क्रिएट कर सकती है, ठीक है ना। विटामिन B3 जो है वो नियासिन है, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड है, ठीक है, जो ऑलरेडी शीट में आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो छोटी देखो, अब पूरे 1 घंटे 40 मिनट के लेक्चर में दो छोटी मिस्टेक को लेकर कई बच्चों ने मेल किए हैं, तो मैं वही कहता हूं बेटा कि हाँ, आपने पहचाना मिस्टेक को, ये बहुत अच्छी बात है बेटा, मैंने करेक्ट भी इसको कर दिया है, लेकिन प्लीज अप्रिशिएट हर, क्योंकि ताकि वो आपकी एमसीक्यू में और आपकी हेल्प कर सके। मैंने मैडम को कहा भी कि अब नेक्स्ट टाइम पीपीटी बनाएंगे प्लीज मुझे एक बार दिखा लीजिए, ताकि कोई फैक्चुअल गलती उसमें ना छूट जाए उसके अंदर, कि अदरवाइज सी इज डैम गुड इन एक्सप्लेनेशन एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। खैर देखो, अपना परिवार है ना, इसलिए परिवार में कई चीजें होती है ना बेटा, कुछ करता है अच्छे के लिए आदमी, कभी एक आध गलती हो गई तो ठीक है ना। पहले फर्स्ट टाइम मैडम ने इतना लंबा क्लास लिया, उसको कितने प्रेशर में थी वो मुझे मालूम है, कि उनको मतलब ये बहुत टफ काम होता है एक्चुअली। जो हैबिट हम लोग तो जो है मन जगह आपके, हमें कहीं खड़ा कर दो, हम बोलेंगे हाँ भैया आ जाओ चलो पढ़ते, है ना। तो अब हम वो भी हो जाएंगे 2 4 5 10 क्लास के बाद, होता है 1 2 महीने के बाद, ठीक है। अभी हमको उनसे फायदा लेना है, अभी हमको सीखना है मैडम से बहुत सारा, ठीक है ना कि वो एमसीक्यू बताएंगी, सॉल्व कराएंगी, उससे फायदा मिलेगा। चलो ठीक है, अभी लौट के आते हैं वापस अपने मुद्दे पे ना। तो बीच बीच में परिवार की बातें चलती रहती हैं वो, तो मैंने आपसे कहा कि पैरोटिड ग्लैंड पहचान तो लोगे ना, भूल ना जाना भाई, ठीक है, पहचान लेना इसको, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड एक्सटेंशन डक्ट को दिख रहा है आप, ठीक है, देखिए, है ना। आप सेकंड अपर मोलर, देखो मैं एक चीज दिखा रहा हूं ध्यान से, सेकंड अपर मोलर, उसके पास में पैरोटिड डक्ट की ओपनिंग दिखाई पड़ रही है आपको, है ना बेटा, ठीक है, देखो ना, है ना, ठीक अपोजिट उसके, कहां पर, वेस्टिब्यूल के अंदर ओपनिंग है, गाल से गया है वो, ओपन हुआ वहां जाके, है ना, ठीक है। चलिए ठीक, देखो ना, एक्चुअल इमेज देखिए आप, एक्चुअल इमेज देखिए। आप बोलोगे सर नजर नहीं आ रहा हमको, अरे भाई ध्यान से देखो तुम, छोटा सा एक ओपनिंग यहां पे दिखाई पड़ेगा, देखो एक थोड़ा सा डार्क सा बना हुआ है, अब एकदम थोड़ा छेद बना है, ऐसा थोड़ा ना होता है, छेद बना होता ना तो कई लोग तंबाकू फंसा के बैठे होते उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये जो है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक। चलिए साइंस ऑफ मम्स की बात करें हम, तो मम्स के साइन क्या है बेटा, देखो, है ना, मम्स क्या होती है, पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग होती है, जो वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है, तो इट इज द स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। इसमें कान में दर्द होता है जब आप चबाते हैं इनके, क्योंकि ग्लैंड कान के पास है, तो रिफर्ड पेन, ऐसा लगता है हमें कि कान में दर्द हो रहा है। फिर निगलने में तकलीफ होती है मम्स में। बचपन में कई बच्चों को जो है वो मम्स हो चुका होता है, हालांकि जो है हमारे यहाँ पे एमएमआर का, मम्स मिजेल्स और रुबेला का टीका लगाया था, कि नाउ वैक्सीन इज अवेलेबल, और वैक्सीन का नाम है एमएमआर, मम्स मिजेल्स और रुबेला की वैक्सीन होती है, ठीक है। आप देख रहे हैं बेटा, ये जो साइड से ऐसा पूरा फूल गया, कई बच्चों को आपने स्कूल में देखा हो, आते हैं वो फूल और वो फैलाते हैं। मेरे बच्चों को जब भी कभी जुकाम होता है, बुखार होता है, कोई भी मुझे ऐसी लगा सिम्टम लगा जो कि इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है, मैं बच्चों को स्कूल नहीं भेजता, चाहे एग्जाम ही क्यों ना हो। स्कूल के प्रिंसिपल का एक बार फोन आया मेरे पास, बोले कि आपके बच्चे जो है वो आया नहीं 2 दिन से, बच्चा आदित्य, तुम्हें बताया सर ऐसा है कि बच्चे को कफ एंड कोल्ड था, और उससे दूसरे बच्चों को ना फैले, इसलिए मैं अपने बच्चे का बहाना करा के छुट्टी नहीं कराता मैं, बल्कि मैं दूसरे बच्चों को, से मैं हमेशा ये सोचता दूसरे बच्चे को नहीं फैलना चाहिए, मेरे बेटे को हो गया है पर दूसरे को नहीं, वो ठीक हो जाएगा, दवा दे रहे हैं उसको, दूसरे को नहीं फैलना चाहिए। पेरेंट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी भाई, स्कूल में क्यों एकदम चिकन पॉक्स फैल जाता है, मम्स फैल जाता है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे को बीमार होकर भी स्कूल भेज देते हैं। दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी भाई, ठीक है। खैर
चलिए, तो अभी मैंने क्या कहा, आपने देखा कि ये देखो साइड से पूरा फूल गया ना, हैमस्टर के समान है फुल। देखो आप दोनों तो लेफ्ट राइट देखो ना, चेहरे में कितना फर्क दिखाई पड़ रहा है हमको। यहां देखो आप और यहां देखो आप, ठीक है। मम्स इज ए हाईली कंटेजियस, इट इज हाईली कंटेजियस के वायरल इन्फेक्शन होता है दैट इज कॉस्ट that used to be common in children before the introduction of MMR vaccine के। जब तक MMR वैक्सीन नहीं लगता था ना, तो ऐसा मानते थे कि लगभग हर बच्चे को मम्स हो जाया करता था, ठीक है। It is most recognizable by the painful swelling at the side of the face under the ears, parotid gland में swelling होता है, ठीक है। Giving a person with mumps a distinctive hamster face appearance, जो फूला हुआ था ना यहाँ से, उससे बोलते हैं hamster face कहते हैं। जब इमेज देखा ना उसे, देखो ये वाला ना, इसे हम हैमस्टर फेस, हैमस्टर एक एनिमल होता है, इसका ऐसा चेहरा गला ये हिस्सा फूला होता है ऐसे, ठीक है। तो चलिए, ये तो देखा हमने किसको बेटा, हमने बात की है पैरोटिड ग्लैंड की बात की। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सबलिंगुअल ग्लैंड। देखो सबलिंगुअल ग्लैंड है ना, ठीक है, जीभ के ठीक नीचे होती है। इसमें डक्ट कई सारी होती है, इसमें कई सारी डक्ट, उनको डक्ट ऑफ रिवीनस कहते हैं, उनको हम देखते हैं। इट इज प्रेजेंट अंडर द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग। कहां होती है लोकेशन, इंपॉर्टेंट है। सबलिंगुअल डक्ट को हम डक्ट्स ऑफ रिवीनस कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड अमंग 3, सबसे छोटी सलाइवरी ग्लैंड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू है बेटा, ठीक है। नैरो, फ्लैट और आलमंड शेप होती है, एंड आलमंड शेप होती है बादाम के समान ऐसी होती है शेप में, ठीक है। प्रीडोमिनेटली म्यूकस सिक्रेटरी, इसमें सीरस और म्यूकस, यहां पे चिकना पदार्थ म्यूकस अधिक मात्रा में होगा, वहां वाटरी फ्लूइड। जब वाटरी फ्लूइड निकलेगा सीरस ग्लैंड बोलेंगे, और जब म्यूकस निकलेगा तो म्यूकस ग्लैंड बोलेंगे उस के। तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइलिन, टाइलिन की बहुत थोड़ी मात्रा इसके सिक्रेशन में होती है। मैक्सिमम कहां से आती है, पैरोटिड ग्लैंड से आती है, ठीक है, क्लियर। ये सभी पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है, इनको भूलना नहीं है हमको, है ना, ठीक है। चलिए आप देखो कहां दिख रही है आपको सबलिंगुअल ग्लैंड, जीभ के ठीक नीचे, ये देखो ये दिखाई पड़ रही है आपको, ये ठीक है, इसकी है ना फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है। ये ओपनिंग दिख रहे हैं यहां पे, नीचे तरफ ग्लैंड प्रेजेंट होगी, इसके नीचे ग्लैंड प्रेजेंट होगी, आपको ये ओपनिंग दिखाई पड़ रही है यहां पे, देखिए, है ना सबलिंगुअल ग्लैंड। देख रहे हैं बेटा, टंग, यानी टंग को अलग कलर से मार्क किया हमने, फिर सबलिंगुअल ग्लैंड देख रहे हैं आप, सबलिंगुअल ग्लैंड से आपकी कई सारी डक्ट जो है वो फ्लोर ऑफ माउथ में कई सारी डक्ट जो है वो ओपन हो रही है, ठीक है, क्लियर। देखिए ना, ग्लैंड्स को ध्यान से देखिए बेटा, ठीक है, ठीक, क्लियर। देखिए ना, इमेजेस बड़े ध्यान से देखिए बेटा, क्योंकि ये इमेजेस बहुत सारी बातें बतलाती हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड देख रहे हैं आप, स्मॉल डक्ट्स, मतलब एक सिंगल डक्ट नहीं, यहाँ पे कई सारी डक्ट जो है वो फ्लोर ऑफ माउथ में ओपन हो रही है, जो डक्ट्स ऑफ रिवीनस कहते हैं इनको हम, ठीक है बेटा, है ना। देखिए अब आते हैं हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड की बात करते हैं। ये कहां होती है, देखो सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहां देखी आपने, सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो आप देख रहे हैं लोअर जॉ में किनारे पे, कॉर्नर पे, यहां प्रेजेंट है, ठीक है, देख रहे हैं आप, है ना। देखिए क्या है, लाइज एट द एंगल ऑफ लोअर जॉ, लोअर जॉ में एक कोण पर होती है, एक एंगल पर होती है, नियर द बेस ऑफ टंग के, टंग का जो बेस होता है वहां पे कौन, लोअर जॉ में, ये कॉर्नर पे किनारे पर यहां पर प्रेजेंट हो गई है। कि डॉक्टर देखता नहीं है, अरे कभी डॉक्टर कैसे चेक करता है आपको, डॉक्टर के पास जाओगे कभी आप, तो डॉक्टर कैसे चेक करेगा आपको, ऐसे 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 ग्लैंड चेक कर रहा है, लिम्फ नोड चेक कर रहा है, ठीक है, ग्लैंड चेक कर रहा है, लिम्फ नोड चेक कर रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को बतलाता है। जो लिम्फ नोड होते हैं वो फूल जाते हैं, ग्लैंड्स फूल जाती है, इन्फेक्शन कोई होता है तो, ठीक है। दिस सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर डक्ट के, सब इसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। इसकी डक्ट को बोलते हैं वॉटर्स डक्ट बोलते हैं, आईएमपी है, एमसीक्यू है बेटा एग्जाम का, लोकेशन भी एग्जाम का एमसीक्यू है के।
इट ओपन्स अंडर द टंग, जीभ के ठीक नीचे ओपन होती है। के वॉलनट शेप ग्लैंड होती है, दिस ग्लैंड इज वॉलनट शेप, ये भी सीरस ग्लैंड होती है। मतलब मेनली वाटरी सिक्रेशन होता है जो म्यूकस में मिक्स होता है, और माइनर अमाउंट ऑफ टाइलिन इसमें पाया जा सकता है। के याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ग्लैंड रैबिट में नहीं होती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड या सब मैक्सिलरी ग्लैंड रैबिट में नहीं होती है, पर ह्यूमंस में ये पाई जाती है। के कौन से पेपिली हैं बताइए, जीभ के अंदर कौन से ऐसे पेपिली हैं जो रैबिट में होते हैं पर इंसान में नहीं होते हैं? नाम बताना है आपको, ठीक है, पूछ रहा हूं क्वेश्चन आपसे, ठीक है, नाम बताइए। ऐसे कौन से पेपिली हैं जीभ पर जो रैबिट में होते हैं पर इंसान में नहीं होते हैं? ठीक है, यहां पर हम सलाइवरी ग्लैंड की बात करें, सब मैंडिबुलर ग्लैंड या सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है रैबिट में नहीं होता है, ह्यूमंस में होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, है ना, तो देखो क्या देखा आपने, पैरोटिड ग्लैंड एंड डक्ट है ना, सब लिंगुअल ग्लैंड एंड डक्ट, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड डक्ट के डक्ट ऑफ रिविनस के एक्सटेंशंस डक्ट, ठीक है ना, वॉटर्स डक्ट, ये सभी डक्ट आपको बेटा याद होना चाहिए। और मैं आपको जो डीपीएस दूंगा ना उसमें डक्ट के बारे में पूछूंगा आपसे। के अब आप बोलोगे सर एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, अरे ना दे रखा उठ के, हमको प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ना बेटा, इंपॉर्टेंट डिटेल है ये, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी मान लीजिए इसको, और उसको याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है ना, काम आएगा। चलिए देखो है ना, ये ग्लैंड्स को देखा हमने पे, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, है ना बेटा, क्लियर? ठीक है, आप होमवर्क आ गया, होमवर्क के सिंपल सा है बेटा, होमवर्क है, आपको बताना है ग्लैंड ए क्या है, ग्लैंड बी क्या है, 2 क्या है, ग्लैंड 3 क्या है, और तीनों ग्लैंड की डक्ट के नाम भी बताना है आपको। ठीक है ना? एक रिवीजन कर लेते हैं ना इन बिटवीन द लेक्चर के बीच में एक छोटा सा रिवीजन मार लेते हैं, बताओ, है ना, कि 1 नंबर डक्ट कौन सी है, 2 नंबर डक्ट कौन सी है, 3 नंबर डक्ट कौन सी है, एक ग्लैंड, डक्ट बोल रहा हूं, ग्लैंड, 1 नंबर ग्लैंड कौन सी है, 2 नंबर ग्लैंड कौन सी है, 3 नंबर ग्लैंड कौन सी है, 1 नंबर का डक्ट क्या है, 2 नंबर का डक्ट क्या है, 3 नंबर के डक्ट का नाम क्या है, आपको बतलाना है। ठीक है, फटाफट लिखिए और कमेंट कीजिए इसको, है ना। मैं ये नहीं बोलता आपसे कि आप कुछ और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब फालतू बातें नहीं करता मैं, वो आपकी मर्जी होती है, उसके ऊपर वो आपकी मर्जी पर है भाई, आपको जो करना है, आपको लगता है चैनल काम का है, सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो आपकी मर्जी भाई, के उसके लिए हम जो है वो जो है आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चैनल कहां होना चाहिए। हम आपसे सिर्फ इतना बोलेंगे कि जो आपसे पूछ रहे हैं उसका आंसर जरूर कीजिए बेटा, क्योंकि वो हम जानना चाहते हैं कि आप कितना सीखे। के तो आप बताइए 1 2 3 ग्लैंड के नाम, 1 2 3 की डक्ट के नाम बताइए फटाफट। ठीक है, कमेंट कीजिए, बताइए आंसर जरा, है ना, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम, ठीक है, देख चेक करूंगा मैं कमेंट, चिंता मत कीजिए। के अब आते हैं हम सलाइवेशन पे, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा की बात करते हैं। के सलाइवा के सिक्रेशन को हम बोलते हैं सलाइवेशन कहते हैं। ठीक है, द सिक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज नोन एज सलाइवा, जो कि एक विस्कस फ्लूइड होता है। ठीक है, एक दिन में ह्यूमन बॉडी में एक दिन में 1 से लेकर 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर सलाइवा जो है वो सीक्रेट होती है हमारी ओरल कैविटी में। सलाइवा का पीएच वेरी करता है, 6.8 से लेकर 7.4 होता है, याद रखिएगा। के सलाइवा को हम कंप्लीटली एसिडिक या एल्कलाइन नहीं बोल सकते हैं, ये वेरी करता है। ठीक है, कौन सी ग्लैंड कितना कंट्रीब्यूट करती है सलाइवा को बनाने में, याद रखिएगा 25% कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ी ग्लैंड है पर कंट्रीब्यूशन 25% है। दिल छोटा है, आदमी बड़ा है। कि बात इतनी सी है कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है और सबसे कम कंट्रीब्यूशन करती है जो है वो साइज के अकॉर्डिंग, हम साइज के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो पैरोटिड ग्लैंड बड़ी है लेकिन 25% कंट्रीब्यूट करती है। सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन करती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, 70% कंट्रीब्यूशन करती है, एंड 5% कंट्रीब्यूशन सब लिंगुअल ग्लैंड का है। ठीक है, तो मतलब जो ओवरऑल सलाइवा का सिक्रेशन है उसमें सबसे बड़ा, सलाइवा के सिक्रेशन में सबसे बड़ा भाग कौन सी सलाइवरी ग्लैंड कंट्रीब्यूट करती है, द सब मैक्सिलरी ग्लैंड कंट्रीब्यूट 70% ऑफ द सलाइवा। के फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सलाइवरी ग्लैंड कंट्रीब्यूट 25% ऑफ द सलाइवा, तो पैरोटिड ग्लैंड है। और विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कंट्रीब्यूट मिनिमम अमाउंट गिव्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सलाइवरी ग्लैंड हैव मिनिमम कंट्रीब्यूशन इन द सलाइवा सिक्रेशन, तो सबसे कम कंट्रीब्यूशन होता है सब लिंगुअल ग्लैंड का। तो ये इसी इंफॉर्मेशन को अलग अलग फॉर्म में एग्जामिनर पूछ सकता है बेटा। ठीक है, क्लियर। चलिए
सलाइवा का यदि आप कंपोजिशन देखेंगे तो आप पाएंगे, सलाइवा का यदि हम कंपोजिशन देखेंगे तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे इसमें कंपोजिशन हम क्या पाएंगे 99.5% जो है वो वाटर है, 0.5% उसमें सॉलिड है के। और जो एंजाइम सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है वो है टाइलिन, सलाइवरी अमाइलेज, स्टार। अमाइलेज एमाइलम पर काम करता है, एमाइलम मतलब स्टार्च होता है, ठीक है बेटा। लाइसोजाइम जो होता है ये देखो, ये क्या करने वाला है बेटा, ये स्टार्च को पचाने वाला एंजाइम है, ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने वाला एंजाइम होता है। माल्टेज माल्ट पे काम करता है, और माल्ट पे काम करके जो माल्टोज शुगर पे काम करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है उसे के। तो जब आप रोटी को चबाते हैं, थोड़ी देर तक चबाते हैं तो वो मीठी मीठी लगती है, क्योंकि माल्टेज भी काम कर रहा होता है उस समय आप के। लिंगुअल लाइपेज जो होता है, ये लिंगुअल लाइपेज जो होता है ये छोटे बच्चों में रिलीज होता है, जो मिल्क के फैट को पचाने में रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे ही बच्चे बड़े, इन्फेंट जैसे ही बड़ा होता है तो ये एंजाइम जो है वो और नाक के बराबर हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरे केमिकल जो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है, मैंने कहा ना इम्यूनोग्लोबिन ए, जो भी बॉडी के सिक्रेशंस होते हैं उनमें आपको इम्यूनोग्लोबिन ए देखने मिलता है। चाहे आपके आंख के आंसू हो, चाहे सलाइवा उठ के, वहां पर इम्यूनोग्लोबिन ए देखने मिलेगा। बल्कि मदर्स मिल्क के अंदर भी इम्यूनोग्लोबिन ए होता है, इसके बारे में हम पढ़े हुए हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, ठीक है। म्यूसिन और एल्बुमिन ये प्रोटीन होते हैं इसके अंदर। लैक्टिफेरिन केमिकल मिलेगा इसके अंदर। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड फॉस्फेट आयन ये भी सलाइवा के अंदर पाए जाते हैं। तो मतलब सलाइवा जो है वो उसमें जो उसका जो कंपोजिशन है उसमें जो है कई सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना बैठ के। क्या हो रहा है कि अभी हम सलाइवरी ग्लैंड पढ़े, सलाइवेशन के बारे में पढ़े, हम उसके कंपोजिशन को देखा हमने यहाँ पे। अब हमको ये भी समझना है कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसे सलाइवा सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, कौन सी से इंपल्सेस जो इसको असर डालती है। क्योंकि हम जब नर्वस सिस्टम पर पढ़ेंगे ना, तब ये चीजों को वहां पर लेंगे तो हमको ये चीजें भूल जाएंगे वहां पे। इसलिए अभी हमको ये याद दिमाग में रखते हुए वो रिलेवेंट हिस्सा यहीं पर समझ लेना है हमको, ताकि हम भूले कुछ भी ना बेटा, ठीक है। क्लियर? देखिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन, अब इतना याद रखिए, अभी ये उस फेयर में मत पढ़ना। अभी ये मत बोलना कि सर हमको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बता दीजिए, हमको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बता दीजिए, हमें वो सब पढ़ाऊंगा मैं, एक एक चीज आपको पढ़ाऊंगा बेटा। अभी इतना समझ लो आपके कि हमारी बॉडी में दो प्रकार के जो है वो सिस्टम काम कर रहे होते हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो मैंने क्या कहा आपसे, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन है वो लार को सिक्रेट करता है, मैंने जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टिमुलेटरी नेचर की होती है, स्टिमुलेट कराती है, और सिंपैथेटिक रोक कर रखती है। तो सलाइवा का सिक्रेशन को बढ़ाने वाला होता है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन है, वो सलाइवा के सिक्रेशन को बढ़ाता है, और जबकि जो सिंपैथेटिक है वो कम करता है, ठीक है। और इससे ड्राई माउथ आता है और प्यास लगने लगती है। जब एक व्यक्ति स्ट्रेस कंडीशन होता है, इंटरव्यू है, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, बता रहा हूं कि आपने एड सुना होगा, और वो एड बिल्कुल सही है। आप उस एड में साइंस ढूंढेंगे ना आप, तो वो एड को जिन्होंने भी इस एड को बनाया, माउंटेन ड्यू के एड को, वो बहुत ही समझदार लोग हैं। उन्हें मालूम है पहाड़ से ऊंचे से नीचे कूदोगे तो डर तो लगेगा ही लगेगा, डर लगेगा तो गला सूखेगा। गला क्यों सूखेगा? क्योंकि सलाइवा सिक्रेशन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो गया है आपको, और सलाइवा सिक्रेशन जो है एकदम से कम हो जाएगा, गला सूखेगा, घबराहट होगी, पीने को पानी मांगेगा सामने वाला व्यक्ति, और पानी की जगह माउंटेन ड्यू टिका दिया उन्होंने वहां पे कि भैया ये पी लो कोल्ड ड्रिंक, है ना। आई बात समझ में? तो जो जब कभी हम स्ट्रेस में होते हैं तो मुंह सूखने लगता है। इंटरव्यू की बात करें हम, एएफएमसी में आप सिलेक्ट हो गए, जब सामने 5-7 लोग बैठे होते हैं वर्दी लगा के और आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहे होते हैं, तो डर लगता है बहुत, ठीक है। यूपीएससी में बोर्ड मेंबर बैठे हुए हैं, आईएएस एग्जाम में इंटरव्यू चल रहा है, आपको बुलाते हैं अकेले को, आप इसको आंसर दे रहे हो, दूसरा क्वेश्चन तैयारी कर रहा होता है, आप उसको देख रहे होते, उधर देख रहे होते, मतलब लगता है डर भैया व्यक्ति को। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक, जब भी कभी आप स्ट्रेस की कंडीशन होते हैं तो बॉडी में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, और उस वो नर्व एक्टिव कराती है, जिसके चलते सलाइवा का सिक्रेशन कम हो जाता है। दैट्स व्हाई पर्सन फील्स ड्राई माउथ इन स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। क्लियर? फिर
सलाइवरी अमाइलेज जो होता है बेटा, हम बात करते हैं जो सलाइवरी अमाइलेज होता है, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, इसलिए देर तक चबाने पर जो है वो आपको रोटी या जो भी आपने खाया है वो मीठा लगने लगता है आपको, ठीक है। लिंगुअल लाइपेज होता है वो मिल्क फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, ये इन्फेंट के अंदर हमको देखने मिलता है हमको, ठीक है। म्यूसिन हेल्प्स टू लुब्रिकेट फूड ड्यूरिंग स्वॉलिंग, के जब हम निगलते हैं तो उस दौरान जो है वो म्यूसिन जो है फूड को लुब्रिकेट करता है ताकि निगलने में आसानी हो हमको, ठीक है। ये सब लार के अंदर प्रेजेंट जो कंपोजिशन है उसके अंदर प्रेजेंट जो चीजें हैं उनके काम है, जो उसके अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट है वो क्या काम करते हैं ये बताया हमने, ठीक है। क्लियर? अब कुछ बातें नोट कर लो बेटा इंपॉर्टेंट के, जैसे नॉर्मली लार के अंदर ग्लूकोज नहीं होता है, कि नॉर्मली ग्लूकोज इज एब्सेंट इन सलाइवा, यानी लार किसी के लिए आपने लार का सैंपल लिया, सलाइवा का सैंपल लिया, उसको आपने लेबोरेटरी में चेक किया। ऐसे डॉक्टर, आपको बता दूं मैं, ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उनको चेकअप करते हैं, ब्लड का, सलाइव लार का, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ का, पैथोलॉजिस्ट कहलाते हैं, ठीक है, यूरिन का, स्टूल का। और एमडी पैथोलॉजी इज एमडी, वो लोग एमडी पैथोलॉजी करते हैं। अब आपके आसपास कोई लैब खुली है, उसमें यदि कोई एमडी पैथोलॉजी डॉक्टर नहीं है तो वो लैब ऑथेंटिक लैब नहीं हो सकती है। ऑथेंटिक लैब हमेशा जो है वो कलेक्शन सेंटर होगा, केवल कलेक्शन सेंटर में क्या है, केवल ब्लड को लिया और लैब को भेज दिया, लेकिन जिस लैब को भेजा ना वहां पर एमडी पैथोलॉजी डॉक्टर होना चाहिए जो ठीक से चीजों को रीड कर सके, देख सके, उठ के स्लाइड्स तैयार करते हैं, देखते हैं, मशीनों में चलाते हैं उसको, उसके पैरामीटर की जांच करते हैं उठ के। तो ये भी एक बड़ी मतलब ऐसा नहीं है एमबीबीएस के बाद सारे डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कुछ डॉक्टर जो है वो पैथोलॉजिस्ट बन जाते हैं, कुछ रेडियोलॉजिस्ट बनाते हैं जो कि सीटी स्कैन एमआरआई करते हैं, कुछ डॉक्टर जो है वो फार्माकोलॉजिस्ट बनाते हैं, मतलब अलग अलग जो है वो फार्माकोलॉजी में चले जाते हैं, जो कि जो है वो फार्माकोलॉजी के फील्ड में रिसर्च करते हैं, आरएनडी करते हैं, नई दवाओं को खोजने में भी रोल प्ले करते हैं, ठीक है, पढ़ाते भी बच्चों को। तो ऐसा एमबीबीएस के बाद भी कई सारे फील्ड खुलते हैं बेटा, ठीक है। अभी चलिए छोड़ते हैं इस बात को, अभी आते हैं आपस मुद्दे पे कि नॉर्मली सलाइवा के अंदर ग्लूकोज नहीं होता है, लेकिन यदि सलाइवा के अंदर ग्लूकोज मिल रहा है तो ये डायबिटीज मेलाइटस का इंडिकेशन है ना। हमने बहुत सारे पेशेंट डायग्नोस ऐसे किए हुए हैं हमने कि हमारे पास जब मैं जनरल प्रैक्टिस भी करता था, यानी जब मैं शुरू से डायबिटीज में प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन जहां पर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था नाबार्ड में तो वहां मैं जनरल प्रैक्टिस करना पड़ता था। तो वहां पे पेशेंट आया कि सर मेरी मदर को जो है वो कंधा घुमाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। बुलाया, देखा उनका रेंज, देखा उनका, मैंने कहा ये तो फ्रोजन शोल्डर है भाई, फ्रोजन शोल्डर है, शुगर चेक कराओ इनकी। शुगर चेक कराया, शुगर बढ़ा हुआ था, डायबिटीज था। एक पेशेंट आई, बोले मेरे को पूरी बॉडी में इचिंग हो रही होती है, पैर में, हाथ में, सब जगह मुझे बहुत इचिंग हो रहा है, मैंने दवा खाती हूँ उससे भी आराम नहीं मिल रहा है, स्किन के डॉक्टर को दिखाया तो भी आराम नहीं मिल रहा है। मैंने कहा शुगर चेक कराओ, शुगर बढ़ी हुई थी, शुगर ठीक किया, इचिंग बंद हो गया। तो वो आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, आप सुनते हैं, देखते हैं पर्चे, आप समझ जाते हैं कि ये समस्याएं इससे जुड़ी हुई हो सकती हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे कि नॉर्मली सलाइवा में ग्लूकोज नहीं होता है, यदि लार के अंदर ग्लूकोज मिल रहा है मतलब डायबिटीज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज एब्सेंट इन द सलाइवा ऑफ काउ, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज काउ, बफेलो, डॉग, टाइगर, लॉयन, इनके सलाइवा में नहीं होता है, लेकिन पिग के सलाइवा में पाया जाता है। पिग जो है ना वो उसके कई सारे बॉडी पार्ट ह्यूमन से मिलते जुलते हैं। देयर आर सर्टेन रिलीजियस बिलीफ, कई लोग ऐसे होते हैं जो धार्मिक आस्था के चलते पिग नहीं खाते हैं, और वो धार्मिक आस्था का साइंटिफिक बेसिस है। पिग का लिवर, ह्यूमन का लिवर एक साइज, रिप्लेसमेंट भी करके देखा एक साइंटिस्ट ने। पिग के हार्ट का वॉल्व और ह्यूमन के हार्ट का वॉल्व रिप्लेस भी करके देखा। पॉर्क इंसुलिन सबसे पहले इस्तेमाल किया गया, इफेक्टिवली काम किया, उस समय तक एलर्जिक होता है पर दूसरों की तुलना में कम एलर्जी होता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे बॉडी पार्ट मिलते जुलते हैं। तो पिग में सलाइवरी अमाइलेज जो है सलाइवा में प्रेजेंट होता है, बाकी काऊ में, बफेलो में, डॉग में, टाइगर में, लायन में नहीं होता, ठीक है। सलाइवा, यदि हम ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो ब्लड प्लाज्मा की तुलना में सलाइवा का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। लार का कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड के प्लाज्मा की तुलना में कम होता है, मतलब हाइपोटोनिक होता है, मोर वाटर कंटेंट इसके अंदर होता है, ठीक है, ठीक है। जब बुखार आता है, डर लगता है, या डिहाइड्रेशन हो चुका होता है, लूज मोशंस हो गए, पानी पीना नहीं मिला है, ठीक है, तो वैसी कंडीशन में सलाइवा का सिक्रेशन घट जाता है, हाइपो सिक्रेशन ऑफ सलाइवा वहां पर हो जाता है। किसमें? बुखार में,
ठीक है, 3F हैं, फीवर, फियर एंड फ्लूइड लॉस, ठीक है, फीवर, फियर एंड फ्लूइड लॉस, 3F के, इसमें सलाइवा का सिक्रेशन कम हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। फिर जब कभी फेशियल नर्व का पैरालिसिस होता है उसको वेल्स पाल्सी कहते हैं, इससे परमानेंट हाइपोसलाइवेशन होता है, इससे परमानेंट, ठीक है, यानी ये जो है नर्व की इंपल्स पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए परमानेंट हाइपोसलाइवेशन होता है, मुंह लगातार सूखा रहता है, ठीक है। फिर जीरोस्टोमिया का मतलब क्या है, मेडिकल टर्म है जीरोस्टोमिया, इसका मतलब होता है ड्राई माउथ। आप बोलोगे सर पूरा एमबीबीएस यही करा दोगे क्या, दिमाग में चल रहा है आपके ये कि यार ये तो नहीं आएगा, तो भैया मैं बोल तो रहा हूं आपसे कि नीट के लिए आपको एनसीईआरटी 100% करा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी कई ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको सुन लीजिए, दिमाग में रखिए उनको बेटा, ठीक है, आज नहीं कल ये हमेशा काम आएंगे आपके, ठीक है, इसलिए पता आपको होना चाहिए इन चीजों के बारे में, ठीक है ना। तो मैं यहां पर आपका समय खराब नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं बेटा कि जो इतने से बात 2 लाइन में खत्म कर दी एनसीईआरटी ने, वो 2 लाइन के अलावा बहुत चीजें छिपी हैं जो एमसीक्यू बन के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुकी हैं, वो हमको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है, क्लियर। तो जीरोस्टोमिया को हम जो है वो ये का मतलब क्या है, ड्राई माउथ के, रिजल्टिंग फ्रॉम रिड्यूस और एब्सेंट सलाइवा फ्लोट के, लार का प्रवाह नहीं होता है, मुंह सूखने लगता है, ठीक है, ये डिजीज नहीं होती है बल्कि एक सिम्टम होता है वेरियस मेडिकल कंडीशन करके। जब किसी का बार बार मुंह सूखता है, लगातार उसको लगता है कि उसका मुंह सूख रहा है, तो उस मेडिकल कंडीशन को हम जीरोस्टोमिया कहते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी सलाइवरी डक्ट में यदि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कोई स्टोन जैसा कुछ आ जाए, उसमें कुछ बन जाए, ऐसा कुछ सिक्रेशन जो है वो सॉलिडिफाई कर जाए यहाँ पे, तो सलाइवरी डक्ट का के ऑब्स्ट्रक्शन को हम बोलते हैं सीएलोलिथियसिस कहते हैं, कि सीएलोलिथियसिस का मतलब होता है बेटा ऑब्स्ट्रक्शन इन सलाइवरी डक्ट। सलाइवरी डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, चाहे वो कोई भी डक्ट हो, चाहे पैराइटल ग्लैंड की डक्ट हो, सबलिंगुअल की डक्ट हो या सब मैक्सिलरी की डक्ट हो, तो वो जो भी डक्ट के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको हम सीएलोलिथियसिस कहते हैं, ठीक है ना। फिर आपने देखा होगा जो मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं, जो लोग मेंटली रिटार्ड होते हैं, मानस कमजोर बुद्धि के, डाउन सिंड्रोम है, कमजोर बुद्धि के, क्या, तो आप देखेंगे कि वो मेंटली रिटार्डेड बच्चे में जो है आप देखेंगे मुंह से साइड से लार गिर रही होती है, ठीक है, ठीक। तो मेंटल रिटार्डेशन में मुंह में यदि अल्सर है तो, पार्किंसोनिज्म है तो हाइपर सलाइवेशन होता है, तो मुंह से किनारे से लार अधिक बनती है और लार लगातार गिर भी रही होती है, ठीक है। ड्रूलिंग का मतलब क्या होता है, जब लार जो है वो अनकंट्रोल फ्लो ऑफ सलाइवा का अनकंट्रोल फ्लो होता है आउटसाइड द माउथ के, माउथ के से लगातार लार बाहर गिर रही होती है, हम ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा कहते हैं, ठीक है। ज़ोग्रेन सिंड्रोम ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि इम्यून सिस्टम बॉडी के सलाइवरी ग्लैंड को डैमेज करता है। ज़ोग्रेन सिंड्रोम जो है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि इम्यून सिस्टम जो है सलाइवरी ग्लैंड को डैमेज कर देता है, ठीक है, खुद का ही इम्यून सिस्टम जो है वो सलाइवरी ग्लैंड को डैमेज करता है, क्लियर, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ सलाइवा। सलाइवा के फंक्शंस क्या होते हैं, इट मोशन एंड लुब्रिकेट द बक्कल म्यूकोसा, टंग एंड लिप, नमी को बनाए रखता है लगातार के, हेल्प्स इन प्रॉपर स्पीच, यदि मुंह सूखेगा ना तो प्रॉपर आप बात भी नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर बात कर पाते हैं उसके लिए भी प्रॉपर सिक्रेशन का होना, प्रॉपर नमी का होना जरूरी है, ठीक है। इट मोशन द फूड एंड चेंजेस इट इनटू सेमी सॉलिड मास ऑफ इजी सॉलिड, के ये फूड को जो है वो निगलने लायक बात है, जो फूड बॉलस है उसके अंदर जो है वो सलाइवा को मिक्स करते हैं, फूड को हम इजी सोलो कर पाते हैं। सलाइवा नहीं यदि नहीं निकलेगा तो टेस्ट बर्ड में देखिए मुंह में यदि नमी नहीं होगी, वाटरी कंटेंट नहीं होगा तो फूड में कुछ मिक्स नहीं हो पाएगा, तो फूड के केमिकल उस वाटरी कंटेंट में मिक्स होते हैं और उसको ही सेंस करता है टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड का स्टिमुलेशन भी सलाइवा के थ्रू होता है, ठीक है। इट ऑल्सो क्लियर माउथ एंड टंग, हेल्प्स इन डाइजेशन, और कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत, स्टार्च के पचने की शुरुआत कहां से हो चुकी होती है, बक्कल कैविटी हो चुकी होती है, क्योंकि सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम मिलता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है इसमें, लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है, ठीक है। तो दिस इज द टेबल जो बता रहा है आपको कि आपका सलाइवा का फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन है बेटा बफरिंग फंक्शन, ठीक है। सलाइवा के अंदर हमने देखा था फॉस्फेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है, तो ये जो फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट होते हैं ना ये पीएच को बैलेंस करने में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फिर स्टार्च का पाचन,
किससे? सलाइवरी एमाइलेज होता है, लिंगुअल लाइपेज से लिपिड का पाचन होता है, बोलस का फॉर्मेशन होता है, इसको हम निगलते हैं के। फिर टेस्ट बड का स्टिमुलेशन जो है वो एक केमिकल होता है सलाइवा के अंदर, इसको बोलते हैं गस्टीन। सलाइवा में केमिकल गस्टीन बोलते हैं, ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड को जो है वो स्टिमुलेट करता है, ठीक है। फिर डिफेंसिव मैकेनिज्म होती है माइक्रोब के खिलाफ, वो उसके लिए क्या होता है? लाइसोजाइम हुआ, लैक्टोफेरिन हुआ और इम्यूनोग्लोबिन ए, ये तीनों केमिकल ऐसे होते हैं, लाइसोजाइम, लैक्टोफेरिन और इम्यूनोग्लोबिन ए, ये डिफेंसिव फंक्शन का प्रोवाइड करते हैं सलाइवा को, ताकि बैक्टीरिया को, माइक्रोब को डिस्ट्रॉय कर सकें हम, ठीक है। फिर इसके अलावा जो कैल्शियम और फॉस्फेट पाए जाते हैं ना, ये वास्तव में आपकी टूथ की सरफेस को मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं, आयन एक्सचेंज में रोल प्ले करते हैं। मतलब जो टीथ है उस एनामल को बनाए रखने में कैल्शियम और फॉस्फेट की भूमिका होती है, और वो सलाइवा के अंदर भी केमिकल ये पाया रिलीज होते हैं ताकि टीथ तक वो केमिकल बाहर से पहुंच सके, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी प्रिय पुस्तक एनसीईआरटी के बारे में क्या लिखती है। द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सलाइवरी ग्लैंड्स, द लिवर एंड द पैंक्रियास। देखा ना ऑलरेडी हमने ये, ठीक है। सलाइवा is mainly produced by 3 pair of salivary gland, 3 pair of salivary gland. The parotid gland चीक में, गाल में होती है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड लोअर जॉ में होती है, और सब लिंगुअल ग्लैंड बिलो द टंग, जीभ के नीचे होती है, ठीक है। These glands situated just outside the buccal cavity से बाहर होती है, और ये सलाइवरी जूस को सिक्रेट करती है बक्कल कैविटी में। बस बाकी तुम जान लो भाई, अब हमने लिख दिया, ये है सिलेबस, बता दिया सिलेबस, तुम जान लो कि ये ग्लैंड कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड क्या है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड क्या है, सब लिंगुअल ग्लैंड क्या है, इनकी डक्ट क्या है, कितना सिक्रेशन करती है, सलाइवा क्या होता है, सलाइवा के अंदर क्या पाया जाता है, ठीक है। सलाइवा का अधिक निकलना, कम निकलना, ये सब तुमको समझना पड़ेगा। ये सिलेबस है, दिस इज एक्चुअली ए सिलेबस, है ना। जो लोग इसको मेन चीज समझ के चल रहे हैं ना, गलती कर रहे हैं। देखो बेटा, अभी तक क्या है, एग्जाम को क्या होता है कि एग्जाम में आप बोलोगे सर ये तो लाइन की आता है, लेकिन बेटा एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो ये जो लाइनें हैं ना, इन लाइनों में बहुत बड़ी बड़ी कहानी छिपी हुई है, तो इन लाइनों को अच्छे से समझने के लिए हमें ये सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लिवर पर कि लिवर क्या होता है, ठीक है। तो पहली तो हमने देख ली, तीनों सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर हमने बात की। अब हम बात करेंगे किसके ऊपर? हम बात करेंगे लिवर के ऊपर के, ठीक है। सबसे बड़ी ग्लैंड देखो ध्यान से, देखिए आप देख रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिए कि सबसे बड़ी ग्लैंड दिखाई पड़ रही है हमें, है ना, ठीक है। राइट साइड ऑफ द बॉडी पर प्रेजेंट है, बॉडी में राइट साइड प्रेजेंट है। चलो देखते हैं, देखो, है ना, लिवर, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ये क्या है बेटा? इसका ऐसा, इसका राइट हो गया और इसका लेफ्ट लोब हो गया, देख रहे हैं आप, ठीक है। ये देखो, ये राइट साइड से ना हटके, तो ऐसा ये जो है वो हमको लिवर जो है वो उसमें राइट और लेफ्ट दो लोब दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों लोब के बीच में हमें एक जो है वो हमको दिखाई पड़ रहा है ये लिगामेंट, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट दिखते हैं हम, देखो देख रहे हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, लेफ्ट एंड राइट लोब देख रहे हैं आपके, और आप देख रहे हैं राइट लोब के ठीक नीचे आप देख रहे हैं आपको गॉल ब्लैडर दिखाई पड़ रहा है, एक आपको ग्रीन कलर की थैली दिखाई पड़ रही है बेटा, ये है गॉल ब्लैडर के पंप के समान। ऐसे इसमें क्या हुआ, इसमें इकट्ठा हो जाता है, लगातार जो लीवर से वाइल बनता है वो आके इसमें इकट्ठा होता है, और जब जरूरत पड़ती है तो ये आप धीरे से कॉन्ट्रैक्ट करता है और वाइल को बड़ी मात्रा में इंटेस्टाइन में ये रिलीज कर देता है, ठीक है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, पहले ही बात कर चुके हैं। इसका वजन कितना होता है? इसका वजन होता है, वेट इज, इसका वजन जो होता है वो होता है 1.2 से लेके 1.5 किलोग्राम इन एवरेज एडल्ट के, एक 70 केजी के 70 किलोग्राम के वजन के व्यक्ति में जो है लिवर का जो वजन होता है वो 1.2 से लेके 1.5 केजी होता है, और इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ठीक है ना, क्लियर। It is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm and has 2 lobes. इसमें 2 लोब होते हैं, डायफ्राम के ठीक नीचे होता है। The hepatic lobule are the structural and function unit of liver. लिवर की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है वो हेपेटिक लोब्यूल होते हैं। मतलब इसका मतलब ये है, हमको हेपेटिक लोब्यूल क्या होता है ये देखना पड़ेगा, ये सिलेबस हो गया है, जानना पड़ेगा ऐसे। देखो मैं आपको पहले दिखा दिया इस बार, ताकि आपके दिमाग में ये बात रहे कि सर हमको कोई इररिलेवेंट तो नहीं पढ़ा रहे हैं। भरोसा बहुत जरूरी चीज है बेटा जिंदगी में, याद रखना। लाइफ में जब आपने अपने आप को किसी गुरु को सौंप दिया है ना, तो गुरु पे भरोसा रखिए।
क्योंकि आपका गुरु कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, टीचर आपका के। मैं अपने आप को व्यवसायी बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं अपने आप को गुरु ही बोलूंगा, क्योंकि मैं व्यवसाय धंधा करने यहाँ पर नहीं आया हूँ, इसलिए मैं आपसे अपने आप को गुरु ही बोलूंगा। जब आप किसी गुरु के हाथ में होते हैं, माता पिता के साथ में होते हैं ना, तो आप ये मानकर चलिए इस बात को कि वो अपने से पहले आपका बेहतर सोचेंगे। कल मैं एक हॉलीवुड की मूवी का कोई मूवी देखा था, उस मूवी में जो है वो कुछ लोग होते हैं, वो एक आदमी को ढूंढ रहे होते हैं। कल संडे था तो थोड़ा सा देखा, सोचा सबके देख लेते हैं तो उसमें क्या देखा हमने, उसमें देखा हमने कि जो है वो एक आदमी छिपा होता है, उसके बेटे उसको आदमी को ढूंढ रहे होते हैं कुछ लोग मारने के लिए। तो वो अपने छोटे बेटा उसके साथ वहाँ बेटे को वो कहीं पे सोफे के पीछे कहीं छुपा देता है कि तुम आवाज़ मत करना, छिपे रहना, और खुद वो कहीं कहीं भागता है। उसके पीछे वो लोग जाते हैं कि फाइनली 1 2 3 लोग जो है उसके बेटे को ढूंढ लेते हैं। जैसे बेटा पकड़ लेते हैं तो उसे मालूम चलता है बेटे को पकड़ लिया है, तो वो झट से सामने आता है, बोलता है मेरे बेटे कुछ मत करना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आप सोचिए एक व्यक्ति अपनी खुद की जान की परवाह ना करके अपने बेटे के लिए खुद आ जाता है, जिसको उसे मालूम है कि उसे वो मार देंगे लोग। मतलब इंसान अपने से ज्यादा अपने बच्चों को प्रेम करता है। देयर में भी सम फ्यू एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कुछ माता पिता, माँ तो कभी बुरी होती नहीं है, माँ के बारे में तो मैं नहीं मान सकता, उनके पिता कुछ कोऑपरेटिव नहीं होते, कुछ ऐसा हो सकते हैं, बहुत छोटा परसेंटेज ऐसा। ठीक है, गुरु जो होता है ना, वो हमेशा चाहता है कि उसका बच्चा सबसे अच्छा करे। मुझसे कोई पूछेगा ना, आधी रात को भी सपने में पूछेगा, कोई मुझसे पूछेगा कि कौन अच्छा करना, मैं बोलूँगा मेरे बच्चे अच्छा करना चाहिए, मेरे बच्चे टॉप करना चाहिए। ये रियल ट्रू फीलिंग्स होती हैं। मतलब जब आशीर्वाद निकलता है ना माँ के मुंह से, पिता के मुंह से और अपने शिक्षक के मुंह से, जो आशीर्वाद निकलता है ना वो सच्चा होता है, बाकी लोगों का कुछ नहीं कह सकते। समझ गए? तो भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ठीक है, चल आते हैं वापस मुद्दे पे। तो मैंने क्या कहा, इसका मतलब हिपेटिक लोब्यूल पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट कैसे है, क्यों है, क्या काम करता है, ये देखना पड़ेगा करके। फिर कंटेनिंग हिपेटिक सेल जानना पड़ेगा कैसी होती है। अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, ये कॉर्ड कैसा होता है ये देखना पड़ेगा। मतलब सिलेबस बता दिया एनसीईआरटी ने, बोल दिया कि दादा ऐसा है, लीवर है, बड़ा ग्लैंड है, 1.2 से 1.5 किलोग्राम वजन का है, ह्यूमन में होता है। ठीक है, इसमें राइट और लेफ्ट लोब होते हैं इसमें। अब दोनों लोब तुम समझ लो, दोनों लोब के और का भाग है तो वो भी देख लो, दोनों लोब को जोड़ने वाला लिगामेंट है वो भी तुम समझ लेना। ठीक है, फिर इसके यूनिट है हिपेटिक लोब्यूल, वो कैसा होता है वो भी तुम देख लो। ठीक है, हिपेटिक सेल कैसे अरेंज होती है वो भी तुम देख लो। तो मतलब सब देखना पड़ेगा कि कैसे काम चलता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसे होता है वो भी देखना पड़ेगा। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड ग्लीसन्स कैप्सूल। हर एक हिपेटिक लोब्यूल जो होता है एक पतली सी कनेक्टिव शीथ से घिरा होता है, जिसे ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं। तो इसको भी देखना पड़ेगा। मतलब काम सौंप दिया, मतलब एनसीईआरटी बोली कि ले लो भैया ये है तुम्हारा सिलेबस। ठीक है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम पूछ लेंगे बाद में, बोलते रहना और ये क्वेश्चन कहां से आ गया, ये तो लिखा ही नहीं था एनसीईआरटी में। हमें क्या मतलब, एनटीए बोलेगा देखा ऐसा है कि हम तो पहले पिक्चर दिखा चुके थे 2020 के मॉक टेस्ट के दौरान, हमारी फिल्म तो हम पहले तुमको दिखा चुके थे कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन रख कर बैठे अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, मॉक टेस्ट के नाम पे जो कचरा फेंका था हमने तुम्हारे ऊपर, वो कचरे का कुछ अंश हमारे पास बचा है और हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया अलर्ट रहना एकदम। मतलब इन पे जब ये ना केवल जो गाना गा रहे हैं कंफर्ट के लिए, सिर्फ एनसीईआरटी, कुछ नहीं सर, सिर्फ एनसीईआरटी। अरे मैं ले तो रहा हूं टेस्ट एनसीईआरटी बस, कितना नहीं सर, सिर्फ एनसीईआरटी। तो तुम पढ़ो ना, तुम्हें रोकता कौन है भाई, तुम पढ़ो। हम पढ़ रहे हैं, हमको मालूम है कि ये तो भैया ऐसा है कि ये तो आसमान से कूदने जैसा है कि कूदे पैराशूट नहीं खुला, नहीं तो गड़बड़ वाला मामला है ना। इसलिए भैया अपने आप को तैयार कर लेना, अपने पैराशूट की देखरेख कर ले, सब कुछ कर ले, इफेक्टिवली तैयार कर ले अब, ताकि कहीं से भी कूदे हम। हार नहीं होना चाहिए, बस समझ गए ना। हारना विकल्प हमारे पास नहीं है बेटा, जीतना ही हमारे पास में विकल्प है। मैंने कहा ना, हार से कोई चीज होती नहीं है, जीतने की कोशिश करना लगातार हमको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखता है एनसीईआरटी में, द वाइल सिक्रेटेड बाय द हिपेटिक सेल्स, हिपेटिक सेल से वाइल सिक्रेट होता है, पासेस थ्रू द हिपेटिक डक्ट, हिपेटिक डक्ट देखना है हमको, एंड इज स्टोर। इस पैराग्राफ को हम देखो, ये मैं पहले बता रहा हूं, जब पढ़ा दूंगा उसके बाद दोबारा हम इसको देखेंगे एक बार कि क्या कितना समझ में हमको आया है। थ्रू द हिपेटिक डक्ट एंड द स्टोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन ए थिन मस्कुलर सेक कॉल्ड गॉलब्लैडर। के
क्या होता है, हेपेटिक सेल्स ने वाइल को बनाया, वाइल जो है हेपेटिक डक्ट से गया, इकट्ठा हुआ कहां पे, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हुआ। गॉल ब्लैडर क्या होता है, एक थैली होती है जो मांसपेशी पतली सी थैली सी मसल्स की कोटिंग से बनी होती है, कि थिन मस्कुलर सेक होता है। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, गॉल ब्लैडर के डक्ट को हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। अलोंग विद द हेपेटिक डक्ट, जो राइट और लेफ्ट से आया हेपेटिक डक्ट है, दोनों फ्यूज किया, कॉमन हेपेटिक डक्ट बना के उसके मिलने पे क्या बनता है, कॉमन वाइल डक्ट बना। मतलब सिस्टिक डक्ट और जब हेपेटिक डक्ट मिल गया तो कॉमन वाइल डक्ट बना। वाइल डक्ट एंड पैंक्राइट डक्ट ओपन टुगेदर इन द ड्यूडेनम एज द कॉमन हेपेटोपैंक्राइट डक्ट। ये पहले भी बात किया हमने, कौन सा स्फिंक्टर था यहाँ पे, याद है आपको, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, हम ऑलरेडी देख चुके पहले, हम है ना। ये सबको देखना है, दिस इज दी एक्चुअली दी सिलेबस की भैया लिवर का सिलेबस क्या है, लिवर का सिलेबस ये, क्लियर, ठीक है, आई बात समझ में। अब हम इंटर करते हैं लिवर में, अब हम अपने तरीके से पढ़ेंगे लिवर और फिर इन दोनों पैराग्राफ को दोबारा देखेंगे हम इनको, ठीक है ना, क्लियर। चलिए लिवर के बारे में हमने कहा, लिवर के लिए का जो टेक्निकल ग्रीक नेम जो है वो है हिपेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। लिवोलॉजिस्ट क्यों नहीं बोलते उसको, डॉक्टर को, जो लिवर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर। आपको बता दो लिवर का डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लिवर का डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, एमडी करना पड़ेगा, फिर आपको डीएम करना पड़ेगा हिपेटोलॉजी में, तो केवल लिवर के डॉक्टर बनेंगे आप। और आप चाहते हैं कि लिवर के साथ नहीं भाई, लिवर से कैसे काम चलेगा, हम थोड़ा और पढ़ लें, हम इंटेस्टाइन फिंटेन वो सब भी देख लें, तो आपको करना पड़ेगा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का डीएम बनना पड़ेगा। लेकिन हिपेटोलॉजी का डीएम डिफरेंट होगा, सुपर स्पेशलिस्ट, केवल लिवर की बीमारी टैकल करेगा, ठीक है। फिर नहीं, एमबीबीएस करने के बाद हमने एमएस किया, एमएस करने के बाद हमने जो है वो एमसीएच किया गैस्ट्रो सर्जरी में। अब आप वो डॉक्टर बन गए जो केवल गैस्ट्रो सर्जरी करता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करके निकाल देना, है ना, किसी को स्टोन हो गया गॉल ब्लैडर में, स्टोन निकाल दिया, बाहर कर दिया उसको, रप्चर हो गया इंटेस्टाइन, तो उसको कोलन कैंसर में काम करते हैं कि कोलन का हिस्सा काट के अलग कर दिया, ठीक है, गैस्ट्रो सर्जन होते हैं वो, ठीक। चलिए, तो अभी हमने क्या कहा, हमने कहा लिवर के लिए हिपरवर्ड यूज करते हैं। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, 1.2 से 1.5 केजी होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, प्रेजेंट इन अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम, हेवियर इन मेल देन फीमेल। मेल में चूंकि नॉर्मली मेल का बॉडी वेट जो है वो एक एवरेज हाइट पर जो है वो फीमेल से अधिक होता है, बोन के कारण और बॉडी के दूसरे पार्ट के कारण लेंथ थोड़ी अधिक होती है, तो मेल में जनरली हैवियर होता है एज कंपेयर टू दी फीमेल, ठीक है ना। बट इट इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल। इसमें दो शीट होती हैं, एक सबसे बाहर जिस कवर से लिवर घिरा होता है, आउटर शीट, उसको बोलते हैं सीरस कैप्सूल कहते हैं उनके। लिवर सबसे बाहर एक जो जिस परत से गिरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सीरस कैप्सूल कहते हैं, जो कि एक प्रकार से मेम्ब्रेनस विसरल पेरिटोनियम होती है, कि एक तरह की विसरल ऑर्गनों घेरने वाली पेरिटोनियम, जो याद है आपको मैंने कहा था सीलोम की जो सीलोम में जो कवरिंग होती है उसे पेरिटोनियम कहते हैं हम। सीलोम बॉडी कैविटी को बोलते हैं, उसकी कवरिंग उसमें जो एपिथेलियम होती है उसको पेरिटोनियम बोलते हैं, उसी का एक हिस्सा लिवर को कवर करता है, उसे हम सीरस कैप्सूल कहते हैं। ग्लीसंस कैप्सूल, इसके बारे में जो है वो एनसीईआरटी ने जिक्र किया है, इनर शीट होती है और ये हेपेटिक लोब्यूल को भी अंदर तक घेरती है, कि थिन लेयर ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, के ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और हेपेटिक लोब्यूल को भी चारों ओर से घेरती है, ग्लीसंस कैप्सूल कहते हैं। इनर शीट होती है, लिवर के अंदर देखने मिलती है हमको, ये क्लियर, दो शीट से ये घिरा होता है, क्लियर। देखिए अब लिवर में क्या देख रहे हैं हम, राइट और लेफ्ट लोब देख रहे हैं हम, क्या हम देख रहे हैं कि ये हमको राइट जो हमको ये दिखाई पड़ रहा है, ये इसका राइट लोब है और ये इसका लेफ्ट लोब है। राइट लोब के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, लेफ्ट लोब में सिंगल पार्ट होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये है लेफ्ट लोब, ये है राइट लोब, ठीक है, और ये है फेल्सीफॉरम लिगामेंट, के दोनों लोब को जो जोड़ रहा है, दोनों लोब के बीच में जो लिगामेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हमको कहां देखने मिलता है, हमें लिवर में। तो फेल्सीफरम लिगामेंट की लोकेशन क्या होती है, ये कॉमन एमसीक्यू एग्जाम का बेटा, तो फेल्सीफरम लिगामेंट हमें देखने मिलता है कहां पर, लिवर में देखने मिलता है, जो राइट और लेफ्ट लोब दोनों को कनेक्ट करता है बेटा, ठीक है ना। हमें बस ये लिगामेंट ध्यान रखना के, ठीक है, क्लियर। अभी कोरोनरी लिगामेंट छोड़ दीजिए, आप मत कंफ्यूज होइए उसमें, वो मेडिकल डिटेलमेंट नहीं जाएंगे हम, अभी हम सिर्फ फेल्सीफरम लिगामेंट की बात कर रहे हैं, जो राइट और लेफ्ट लोब को कनेक्ट करता है, ठीक है।
लिवर इज डिवाइडेड इनटू टू मेन लोब। हम एक एक चीज को बड़े ध्यान से सब्र से पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। एक होता है राइट लोब, दूसरा होता है लेफ्ट लोब, ठीक है। बोथ लोब सेपरेटेड बाय द फेल्सिफरम लिगामेंट, दोनों अलग अलग होते हैं। ये जोड़ने वाला भी हो गया, मान लीजिए आपको लिगामेंट तो जोड़ने वाला था, लेकिन दोनों लोब के बीच में हमने कहा दोनों को अलग अलग पहचानेंगे कैसे, कहां लेफ्ट लोब है कहां राइट लोब है। फेल्सिफरम लिगामेंट जहां प्रेजेंट है उसने सेपरेट कर दिया राइट लोब को लेफ्ट से, ठीक है। फेल्सिफरम लिगामेंट इज ए मेम्ब्रेन दैट कंटिन्यूअस विद द पेरिटोनियम, ये एक मेम्ब्रेन होती है जो पेरिटोनियम से, इट्स जो फेल्सिफरम लिगामेंट है ये एक मेम्ब्रेन होती है जो कि पेरिटोनियम से जुड़ी होती है, कंटिन्यूअस होती है उसके साथ में, ठीक है। देखिए ध्यान से, है ना। लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, राइट लोब ऑफ द लिवर, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, पेरिटोनियम है ये, और ये है फेल्सिफरम लिगामेंट, उसी का भाग दिख रहा है आपको, उसी का पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है ना, पेरिटोनियम से निकला हुआ, ठीक है ना। देख रहे हो बेटा, देखो, है ना। अब आप इसका 3D जो है वो एक एनिमेशन देखिए इसका, कि लिवर चारों ओर से कैसा दिखाई पड़ता है। देख रहे हैं आप, लेफ्ट लोब देखिए, राइट लोब देखिए, फिर राइट लोब में देखिए आप कि आपको अलग अलग हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं उसके अंदर आपको, ठीक है ना। देख रहे हैं, ये एक्चुअल इमेज है कि लिवर ऐसा ही होता है, ठीक है। राइट लोब के, लिवर के राइट लोब में 3 भाग होते हैं बेटा, राइट लोब प्रॉपर, क्वाड्रेट लोब और कॉर्डेट लोब इंफीरियर साइड, क्या, ठीक है। एक होता है राइट लोब प्रॉपर, पहला पार्ट होता है ये, ठीक है। क्वाड्रेट लोब दूसरा पार्ट है ये, और तीसरा पड़ता है कॉर्डेट लोब जो इंफीरियर नीचे तरफ और इंफीरियर साइड में होता है, ठीक है। तो इतना याद रखिए कि लिवर के राइट लोब में 3 भाग होते हैं, राइट लोब प्रॉपर, क्वाड्रेट लोब और कॉर्डेट लोब, ठीक है। तो क्वाड्रेट लोब और कॉर्डेट लोब का संबंध किस बॉडी पार्ट से है, तो लिवर से इसका कनेक्शन है बेटा, ठीक है। तो लिवर के 3 हिस्से, लिवर के राइट लोब में 3 हिस्से होते हैं बेटा, राइट लोब प्रॉपर, कॉर्डेट लोब और जो है वो इसके अलावा होता है क्वाड्रेट लोब होता है, और क्वाड्रेट लोब एंड कॉर्डेट लोब, ठीक है, क्लियर। फिर एक नाशपाती के समान दिखने वाला थैली हमें दिखाई पड़ता है, राइट लोब के ठीक नीचे होता है बेटा, गॉल ब्लैडर कहते हैं इसको हम, विच इज अटैच्ड टू द पोस्टर सर्फेस ऑफ द लिवर ऑन द राइट साइड। लिवर में राइट साइड पर जो है नीचे की तरफ, ठीक है, हमको एक थैली दिखाई पड़ती है जो नाशपाती के समान दिखाई पड़ती है, इसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, और इसकी डक्ट को हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। इसकी डक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसकी डक्ट को हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट कहते हैं, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है, ठीक है। और देखो बेटा ये क्या है, ये है हिपैटिक डक्ट जो लिवर से आया है। जब ये हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिल जाते हैं ना तो बनता है बॉइल डक्ट के। ये डक्ट याद रखना, आप डक्ट नहीं भूलना बेटा, है ना, ठीक है। जब सिस्टिक डक्ट जो है गॉल ब्लैडर की डक्ट है, उससे हिपैटिक डक्ट जो होती है वो फ्यूज करती है तो बनता है कॉमन वाइल डक्ट बनता है। और ये कॉमन वाइल डक्ट जब पैंक्राटिक डक्ट से फ्यूज करता है तो हिपेटोपैंक्राटिक डक्ट बनता है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये है गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये इसका सिस्टिक डक्ट है, इसका ये सिस्टिक डक्ट हमको दिखाई दे रहा है ना बेटा, ठीक है, क्लियर। और जब सिस्टिक डक्ट हिपैटिक डक्ट से मिलेगा तो बनेगा वाइल डक्ट बनेगा, ठीक है ना बेटा, क्लियर। अब गॉल ब्लैडर क्या करता है बेटा, गॉल ब्लैडर जो है वो वाइल जो लिवर से निकलता है उसे स्टोर करता है, उसे कॉन्सेंट्रेट करता है, ठीक है। याद रखना, बिल्कुल मत भूलना बेटा, चूहे के अंदर और घोड़े के अंदर गॉल ब्लैडर नहीं होता है, चूहे में और घोड़े में गॉल ब्लैडर नहीं होता है, ठीक है। दे डोंट हैव गॉल ब्लैडर, इनमें गॉल ब्लैडर नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए अब लिवर के काम करने वाली इकाई क्या होती है, एनसीईआरटी में साफ साफ बताया, उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, लिवर की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल आर दी फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, ठीक है। एक लिवर में ये 1 लाख से अधिक होती है, मोर देन 1 लाख, याद रखिए, एक लिवर में 1 लाख से अधिक जो है हेपेटिक लोब्यूल जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। हेपेटिक लोब्यूल को बनाने वाली सेल्स क्या होती है बेटा, वो होती हैं हेपेटिक सेल्स होती हैं, उन्हें हम हिपेटोसाइट कहते हैं। तो हिपेटोसाइट सेल जो होती हैं ये क्या करती हैं बेटा, ये
हेपेटिक लोब्यूल को बनाती हैं, ठीक है। फिर क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि ये सेल्स अपने आप को जो है वो ऐसे अपने आप को स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज करती हैं और अरेंज करके जो है वो हेपेटिक लोब्यूल को बनाती हैं। तो एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं बेटा कि अभी हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात शुरू करेंगे हेपेटिक लोब्यूल से। तब तक आप जो है वो जितना हमने पढ़ा है सलाइवरी ग्लैंड, ये सब चीजें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको आप लिवर के पार्ट पढ़ लीजिएगा आपके। तो आगे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्योंकि अगला जो हिस्सा हम शुरू करने वाले हैं वो बहुत अटेंशन वाला हिस्सा है बेटा, कि वाइल कैसे बनता है, कैसे स्टोर होता है, कैसे डक्ट आगे मूव करती है, ठीक है। तो वो सब हमको अच्छे से समझना है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हेपेटिक लोब्यूल के ऊपर और वाइल के ऊपर, ठीक है, कैसे वाइल का प्रोडक्शन होता है और क्या उसका फेट होता है, क्या वाइल के कंपोजिशन होते हैं, वाइल क्या रोल प्ले करता है वो देखेंगे, और पेनक्रियास के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो पढ़ने का बेटा देखो, स्पेशली ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने का मजा लीजिए, खूब सारे एमसीक्यू लगाइए जो आपको डीपीपी मिल रहे हैं बेटा। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको दिए जा रहे हैं बेटा, और वो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। और अभी आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में आपको क्वेश्चन मिलते हैं डीपीपी के अंदर जो ऑलमोस्ट टेस्ट के क्वेश्चन के बराबर होते हैं, तो आपको उनको लगाना है, ठीक है। प्लीज, ठीक है, आप मेरा साथ दीजिए, जो मैं कह रहा हूं उसे फॉलो कीजिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा बेटा, हम फोड़ के आएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.